अध्याय 31। मैं इनकार करता हूँ। लाइव प्रसारण देखने का कमरा गूंज रहा था क्योंकि दसियों हजार दर्शक चैट में लगातार स्पैम कर रहे थे। इस बार वे किसी का नाम जप नहीं रहे थे, बल्कि उत्साह के साथ रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे। जब सभी को लगा कि पहला गेम काफी शानदार था, तो दूसरा गेम उन्हें शानदार की सच्ची परिभाषा दिखा गया। दोनों पक्षों ने अपनी आक्रामक और रक्षात्मक रणनीतियां बार बार बदली, और 10 मिनट से भी कम समय में उन्होंने पहले ही 6 अलग अलग रणनीतियां प्रदर्शित की थीं। इस दौरान विभिन्न टोह लेने वाले हमले, आक्रमण, कवर, युद्धाभ्यास और फ्लैंकिंग थी। यह अत्यंत शानदार था। राजा लीग में एक टीम युद्ध का सबसे गौरवशाली क्षण दर्शकों को सांस रोकने वाला और उत्साह से पागल कर देने वाला था। और यही इस गेम का असली आकर्षण था। कुछ छोटी टीमें तकनीकी आंकड़े संकलित करने लगी थी, इस मैच को शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग करने की योजना बना रही थी। बड़ी टीमें रणनीतिक कमांड पर अधिक ध्यान दे रही थी, क्योंकि उस क्षेत्र में हमेशा और प्रतिभा के लिए जगह होती है। खासकर कोई ऐसा जो प्रियंका राव को गतिरोध तक लड़ सके। वह कौन था? क्या ये वाकई शिवम शर्मा था? इस क्षण शिवम शर्मा का फोन तथाकथित परिचितों के अंतहीन कॉल से लगभग फट रहा था। कुछ लोग बस छोटी मोटी बातें पूछ रहे थे, जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे। गुस्सा दिलाने वाली बात थी, एक स्थानीय टीम के किसी व्यक्ति ने आज के मौसम के बारे में भी पूछा। शिवम शर्मा जितने शांत थे, इतने गुस्से में आ गए कि उन्हें लगा कि उनकी नाक मुड़ गई। हम एक ही शहर में हैं और तुम मुझसे मौसम के बारे में पूछ रहे हो? क्या तुम खुद खिड़की से बाहर नहीं देख सकते? कॉल्स की बौछार से परेशान होकर शिवम शर्मा बार बार बाहर जवाब देने के लिए गए और पूरा मैच ही छूट गया। फरहान खान ने उनकी ओर देखा। एक कड़वी मुस्कान के साथ शिवम शर्मा ने कहा, ये सब जानकारी निकालने के लिए आए हैं। कप्तान, क्यों न बस टीम की आधिकारिक वेबसाइट पर एक घोषणा पोस्ट कर दें, मैं हूं छोटा वाइट, शिवम शर्मा नहीं। फरहान खान ने एक दुर्लभ मुस्कान बिखेरी, दूसरों के दुख में आनंद लेते हुए। उन्होंने अपना सिर मैच की ओर वापस मोड़ा, फिर से ध्यान से देखने लगे। उनका फोन बहुत पहले ही बंद कर दिया गया था। इस क्षण युद्ध आखिरकार अपने सबसे रोमांचक दृश्य तक पहुंच गया। ईश्वर के दृष्टिकोण से नीचे देखते हुए, मैं हूं छोटा वाइट और उनके 5 नायक प्रियंका राव को घेर रहे थे। प्रियंका राव का आईडी मोहक रानी था और उन्होंने मोहक रानी को अपने नायक के रूप में चुना था। उसके करीब जाओ, लेकिन बहुत करीब पीछा मत करो। अपने अल्टीमेट्स बचाओ और मेरे आदेश का इंतजार करो, रोहन मल्होत्रा ने स्क्रीन को घूरते हुए शांत और व्यवस्थित रूप से आदेश दिए। यह मोहक रानी टेलीपोर्टेशन के लिए स्थिति चिन्हित करने में माहिर थी और इसमें शक्तिशाली नियंत्रण कौशल थे, साथ ही एक निष्क्रिय क्षमता थी जो उसकी अपनी गति को बढ़ाती थी। कुशल खिलाड़ी के हाथों में यह नायक एक दुर्स्वप्न था। यहां तक कि 5 नायकों से घिरे होने पर भी रोहन मल्होत्रा सतर्क रहे। मोहक रानी का रास्ता काटने वाला चेतन भट्ट का तलवार मास्टर था, एक गैर छिपा हत्यारा नायक जो तेज गति और चार्ज करने में सक्षम था। उस क्षण चेतन भट्ट की आंखों में गहराई से एक जलता हुआ जुनून फिर से प्रज्वलित हुआ। पहले गेम में वह संतुष्ट नहीं था। हार का दोष रोहन मल्होत्रा के बजाय उसे क्यों लेना चाहिए? ये काफी होता अगर रोहन मल्होत्रा और उनकी टीम ने बस 2 सेकंड, नहीं सिर्फ 1 सेकंड तक रोक लिया होता। 50,000 लोग एक असाधारण हत्यारे को अखाड़े में पंचक हत्या करते देखते। वह उस अवसर को खोने का विचार सहन नहीं कर सकता था। चेतन भट्ट ने अपने दिल को कड़ा किया। तलवार मास्टर ले से अलग होकर तेजी से चार्ज करने लगा। प्रियंका राव 1 के खिलाफ 5 का सामना करते हुए शांत और संयमित रहीं, इलाके में युद्धाभ्यास करती रहीं। आखिरकार मोहक रानी सबसे तेज थी। मैं हूं छोटा वाइट शायद मजबूत हो, लेकिन उनके साथ ही बस साधारण खिलाड़ी थे। निश्चित रूप से कोई ना कोई अंतराल होगा। प्रियंका राव उस क्षण का इंतजार कर रही थीं। निश्चित रूप से तलवार मास्टर आगे बढ़ा। प्रियंका राव की आंखें चमक उठी, आईडी को पहचानते हुए और धीरे से हंसी। कैसा मूर्ख, वह विकल्प खिलाड़ी भी कैसे बना? गेम में जैसे ही तलवार मास्टर करीब आया, मोहक रानी अपनी पीठ तलवार मास्टर की ओर करके अचानक तेजी से आगे बढ़ी और सामने के विरोधी नायकों की ओर चार्ज किया, एक मरने मारने की लड़ाई के लिए तैयार। चेतन भट्ट बेचैन हो रहा था। अगर उसे मरना था तो उसके हाथों मरना था। तलवार मास्टर का शरीर चमक उठा, सभी गति क्षमताएं सक्रिय हो गईं। प्रकृति के हिसाब से तलवार मास्टर और मोहक रानी दोनों ही चपलता आधारित हत्यारा नायक थे। पीछे से हमला करने वाले हत्यारों की मृत्यु दर अक्सर उच्च होती थी। पीछा मत करो, वापस जाओ। रोहन मल्होत्रा ने आखिरकार चेतन भट्ट की असामान्य गतिविधि पर ध्यान दिया। एक ही स्क्रीन के भीतर कोई पूरे हालात को ईश्वर की तरह नहीं देख सकता, इसलिए उसे साथियों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि चेतन भट्ट सहयोगी नहीं था। तलवार मास्टर मोहक रानी के बहुत करीब था और उसने सीधे सबसे शक्तिशाली हत्या की चाल शुरू की। लेकिन अगले ही पल मोहक रानी गायब हो गई। स्थिति चिन्हित करो, तत्काल टेलीपोर्टेशन।
जब तक चेतन भट्ट को समझ आया कि क्या हुआ, मोहक रानी, जो तलवार मास्टर के पीछे टेलीपोर्ट हो चुकी थी, ने एक चमकदार प्रकाश छोड़ा जो तलवार मास्टर को भेद गया। मृत्यु किरण, एक हत्यारा अपनी सबसे मजबूत स्किल का उपयोग करके एक पतले बख्तरबंद हत्यारे को पीछे से मार रहा था। परिणाम अनुमानित था। चेतन भट्ट को चक्कर आ गया और पूरी स्क्रीन अंधेरी हो गई। पहला खून, चेतन भट्ट पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। प्रतिहत्या, दर्शक खामोश थे। प्रतिहत्या बहुत सुंदर थी, लेकिन वह तलवार मास्टर बहुत मूर्ख था। एक क्षण बाद प्रशंसा और गालियों का तूफान हवा में गूंज उठा। चैट विंडो अभिभूत हो गई। तुम बड़ा बेवकूफ, पूरी तरह बेकार गड्ढा। नितिन मिश्रा इतने गुस्से में थे, उन्होंने वास्तव में एक हाथ खाली किया और एक मुक्का फेंका। चेतन भट्ट ने नितिन मोटा का गुस्से भरा प्रहार लिया और अपनी कुर्सी में हिल भी गया। नितिन मोटा और विकास के चेहरों पर हत्यारी नजरें देखकर चेतन भट्ट इतना डर गया कि वह अपने सारे सामान छोड़कर निजी कमरे से भाग गया। इस क्षण ऑनलाइन चेतन भट्ट का वैकल्पिक खाता मानव मांस खोज के माध्यम से उजागर हो गया और आरोप और गालियां बाढ़ की तरह आ गईं। उनकी छोटी टीम ने तुरंत घोषणा की कि वे उनके साथ अनुबंध समाप्त कर रहे हैं। अन्य छोटी टीमें ध्यान की लहर पर सवार होने के लिए जल्दबाजी में थीं, ये घोषणा करते हुए कि वे कभी भी चेतन भट्ट के साथ सहयोग नहीं करेंगी। घबराया हुआ और भागता हुआ चेतन भट्ट कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसका करियर एक साइड बेट मैच की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। रोहन मल्होत्रा के पास चेतन भट्ट पर ध्यान देने की न तो ऊर्जा थी और न ही रुचि। वह पूरी तरह से मोहक रानी का पीछा करने पर केंद्रित थे। प्रियंका राव की तरफ पहले से ही पीछे से फ्लैंकिंग कर रही थी। मुठभेड़ युद्ध, दोनों पक्षों ने भयंकर युद्ध में प्रवेश किया। रोहन मल्होत्रा की टीम बहुत नुकसान में थी, एक व्यक्ति कम था और उनकी संरचना पलटवार के लिए उपयुक्त नहीं थी। मोहक रानी को मारो। रोहन मल्होत्रा अपने लक्ष्य पर पूरी तरह अडिग थे। भले ही वह जीत न सके, उन्हें विरोधी की मोहक रानी को नीचे ले जाना था। मोहक रानी, भले ही उसने दो क्षमताओं को बर्बाद कर दिया था, फिर भी उसकी गतिशीलता का लाभ उच्च था। चालाक और ईश्वरीय सूक्ष्म प्रबंधन के साथ आखिरकार प्रियंका राव एक पेशेवर प्रतिभा थी। रात दिन की अथक प्रैक्टिस ने बेजोड़ प्रतिक्रियाएं और जागरूकता को निखारा था, जबकि रोहन मल्होत्रा के पास सिस्टम की सहायता थी जो अल्पकालिक शीर्ष प्रतिक्रियाएं देती थी। पूरा दृश्य अराजक था, लेकिन उन दोनों के पीछा करने से ज्यादा शानदार कुछ भी नहीं था। पूर्वानुमान, गति, टावर के चारों ओर चक्कर लगाना। कमरे में लगभग सभी लोग कोने पर केंद्रित थे, उन दोनों के बीच की लड़ाई को देख रहे थे। आखिरकार रोहन मल्होत्रा के नायक ने एक और वापसी हत्या चाल निष्पादित की, प्रियंका राव की मोहक रानी को नीचे ले लिया। एकाएक देखने वाले सभी लोग विस्फोटित हो गए, किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह वापसी हत्या प्रियंका राव की विशिष्ट चालों में से एक थी। यहां तक कि प्रियंका राव स्वयं भी आश्चर्यचकित रह गईं। अंतिम परिणाम अप्रत्याशित था। रोहन मल्होत्रा अपने नायक के साथ केवल आधे स्वास्थ्य पर युद्ध क्षेत्र में दो विरोधियों का सामना करने के लिए लौटे, एक आधे स्वास्थ्य पर और एक घायल, और एक ड्रॉ करने में कामयाब रहे। नरक मोड में दोनों नायक एक साथ गिरे, जिसके परिणामस्वरूप सबक खुलने के बाद से कुछ ही ड्रॉ में से एक हुआ, जिसने दर्शकों को उन्माद में भेज दिया। मैं हूं छोटा व्हाइट, मैं प्रियंका राव तुम्हारे साथ एक के खिलाफ नायक मैच करना चाहती हूं। प्रियंका राव की आंखें शानदार ढंग से चमक रही थीं क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक चैनल पर सीधे उसे चुनौती दी। रोहन मल्होत्रा ने कीबोर्ड को दूर धकेला और एक वाक्य टाइप किया। थक गया, मैं इनकार करता हूं। दसियों हजार लोगों ने इसे लाइव देखा और अनगिनत आवाजें स्क्रीन के सामने गरज उठीं। उसे धिक्कार है, उसने वास्तव में हमारी देवी को मना कर दिया। अध्याय 32, तुम कहां भाग सकते हो। ये दूसरी टीम में प्रियंका राव थीं। पता चला, हम शुरू से ही एक पेशेवर गेमिंग देवी के खिलाफ खेल रहे थे। नितिन मिश्रा का चेहरा ऐंठ गया, हंसी और आंसुओं के बीच फंसा, और विकास और छोटा विकास के लिए भी यही हाल था। मुख्य बात यह थी कि गेम वास्तव में ड्रॉ पर खत्म हुआ। और इससे भी बुरा, रोहन मल्होत्रा ने देवी की चुनौती को ठुकरा दिया। अरे, क्या तुम लोग बेवकूफ हो गए हो। गेम खत्म हो गया, चलने का समय है। रोहन मल्होत्रा को नहीं पता था कि प्रियंका राव कौन है। वह गेम खेलते समय मशहूर हस्तियों का पीछा नहीं करते थे। तीनों को आंखें फाड़कर घूरते देख रोहन मल्होत्रा को उम्मीद थी कि उनका मन नहीं भरा। वह और खेलना नहीं चाहते थे। नितिन मोटा अभी भी कीबोर्ड छूना चाहता था। वह देवी के साथ अभिवादन का आदान प्रदान करना चाहता था, कम से कम उनके साथ परिचित तो हो। रोहन मल्होत्रा ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका कंप्यूटर बंद कर दिया। ये धतकारा मोटा अभी भी खेलना चाहता है, उसे यह अवसर नहीं दे सकते। स्क्रीन के काले होने के साथ नितिन मिश्रा मूर्ति बन गया। अगर कोई और अभी उसका कंप्यूटर बंद करने की हिम्मत करता, तो वह सुनिश्चित करता कि उन्हें पछतावा हो। लेकिन रोहन मल्होत्रा के साथ नितिन मोटा हिचकिचाया। क्या अपने सालों पुराने अच्छे भाई को खत्म करना है या नहीं। सुंदरता की देवी को ठुकराना, अलविदा कहे बिना ऑफलाइन हो जाना, ऐसी दबंगई।
विकास और छोटा विकास दोनों ने उनके प्रति उत्साहपूर्ण प्रशंसा के साथ देखा। तुम लोगों को भी बंद कर देना चाहिए। इस समय भूख नहीं लगी। हमें इस मोटे को हमारे लिए एक अच्छा खाना खिलाने के लिए मजबूर करना है, उसे मुफ्त में मदद नहीं लेने दे सकते, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब विकास और छोटा विकास की रोहन मल्होत्रा के लिए प्रशंसा एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच गई थी और बिना एक और शब्द कहे उन्होंने अपने कंप्यूटर बंद कर दिए। नितिन मिश्रा ने दर्द भरा कराह निकाला। विकास और छोटा विकास के कंप्यूटर का उपयोग करने का उसका विचार धराशायी हो गया। यह उसके जीवन में पहली बार था कि वह अपनी मूर्ति, अपनी देवी के इतने करीब था और फिर भी रोहन मल्होत्रा ने उन्हें अलग कर दिया। और मेरे दसियों हजार प्रशंसकों और दर्शकों का क्या? मुझे तो उनके साथ नमस्ते कहने का समय भी नहीं मिला। नितिन मिश्रा ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने वाला हो। आखिरकार नितिन मिश्रा अस्थिर कदमों और गुस्से से भरा हुआ विकास और छोटा विकास द्वारा सहारा देकर रोहन मल्होत्रा के पीछे पीछे निजी कमरे से बाहर निकला। गलियारे में एक और कमरे का दरवाजा खुला और कई लोग बाहर निकले। ठीक उसी समय नितिन मिश्रा और उसके समूह को देखा। नितिन मिश्रा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन लोगों में से एक मोटा लड़का नितिन मिश्रा को देखकर चिल्लाया। प्रणव राव। नितिन मोटा का उत्साह बढ़ गया, उसका पीला चेहरा तुरंत उत्साह से लाल हो गया। स्टेरॉइड पर चढ़े मुर्गे की तरह उछलते हुए, तो तुम्हारी बहन प्रियंका महान देवी हैं। प्रियंका महान देवी कहाँ थी? नितिन मोटा ने अपनी गर्दन बढ़ाई, खोजते हुए। अब तुम्हें पता चला कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो सुनो, भविष्य में मुझे चुनौती देना बंद करो, तुम योग्य नहीं हो, प्रणव राव ने आत्मसंतुष्टि से कहा। ये सब क्या था? रोहन मल्होत्रा हंसने और रोने से खुद को मुश्किल से रोक पाए। क्या यह मोटा, जिसे नितिन मोटा खास तौर पर हराना चाहता था, वही लड़का था? ये दो मोटे, एक दूसरे से ज्यादा असामान्य। प्रणव राव और हंगामा करने वाला था। एक पतला, गोरा हाथ उसे थप्पड़ मारकर एक तरफ धकेल देता है। सफेद शर्ट और काले स्टॉकिंग्स में सजी प्रियंका राव अपनी लंबी खूबसूरत टांगों के साथ आगे बढ़ी और समूह पर नजर डाली। तुम में से कौन है? मैं हूं छोटा व्हाइट। प्रियंका राव थोड़ा नाराज लग रही थी, पहली बार किसी ने उनकी निमंत्रण को ठुकराया था। उन्हें तो अपना फॉलो अप मैसेज भेजने का मौका भी नहीं मिला था जब दूसरी तरफ पहले ही ऑफलाइन हो गई थी। ये बहुत ज्यादा था। प्रियंका राव की नज़र रोहन मल्होत्रा के चेहरे पर पड़ी। बाकी सभी के उत्साह की तुलना में रोहन मल्होत्रा बहुत ज्यादा शांत और संयमित लग रहे थे। जैसे ही प्रियंका राव रोहन मल्होत्रा को देख रही थी, रोहन मल्होत्रा भी उन्हें देख रहे थे। रोहन मल्होत्रा की नज़रों में यह महिला सुंदर और आकर्षक थी, जिसमें थोड़ा जंगलीपन था और उनकी नज़र वाकई में काफी आक्रामक थी। ये तुम हो? प्रियंका राव ने रोहन मल्होत्रा को घूरते हुए पूछा। हाँ, रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया, छिपाने लायक कुछ नहीं था। प्रियंका राव की आंखें उत्साह से चमक उठी, जबकि उनके बगल में प्रणव राव और अन्य लोग हैरानी में हाँफने लगे। क्या ये मैं हूं छोटा व्हाइट था? वह जिसके पास जादुई कौशल लगते थे, जिसने रणनीतिक कमांड में प्रियंका राव का मुकाबला किया था। काफी हैंडसम हो, है ना? प्रियंका राव ने मधुरता से मुस्कुराते हुए सीधे पूछा। तुम किस टीम के साथ हो? टीम? रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया। मैं सिर्फ एक एकल खिलाड़ी हूँ, एक दोस्त के साथ गेम खेलने आया। मैं ये गेम अक्सर नहीं खेलता। एकल खिलाड़ी? कोई गिल्ड नहीं, कोई टीम नहीं, यहाँ तक कि स्टार खिलाड़ी भी नहीं। इतना मजबूत? प्रणव राव और अन्य लोगों को ये कुछ अविश्वसनीय लगा। वाकई, मास्टर आम लोगों में पाए जाते हैं। प्रियंका राव की आंखें तेजी से चमक रही थीं, और जैसे ही उन्होंने रोहन मल्होत्रा को देखा, वह अपने नाजुक होठों को धीरे से चाटने से खुद को रोक नहीं पाईं। बहुत लुभावना, इतना मजबूत खिलाड़ी जो किसी भी टीम से नहीं जुड़ा, यहाँ तक कि पेशेवर शकल में भी नहीं। प्रियंका राव की नज़रों में रोहन मल्होत्रा एक रत्न बन गए थे और उन्हें बस नाग योद्धा का होना था। हमारे साथ जुड़ो, नाग योद्धा टीम, देश में शीर्ष 10 में। अगर तुम आते हो तो मैं तुम्हें तीसरी सीट दूंगी। प्रियंका राव ने सीधे वादा किया। देश में शीर्ष 10, नाग योद्धा टीम की तीसरी सीट। प्रणव राव, नितिन मिश्रा, आसपास के सभी लोग ऐसी मान्यता से स्तब्ध थे, एक असीमित पेशेवर भविष्य। माफ करें, मुझे कोई रुचि नहीं है। रोहन मल्होत्रा ने बिना सोचे सीधे मना कर दिया। गेम सिर्फ मजे के लिए है। मेरा अपना करियर है, मेरे अपने सपने हैं। 1 खरबों रुपये का भविष्य का सीईओ कैसे हल्केपन के आगे झुक सकता है? यह अटल निर्णायकता ने प्रियंका राव सहित सभी को स्तब्ध और अवाक कर दिया। इतने कौशल और रणनीतियों के साथ फिर भी पेशेवर करियर को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। प्रियंका राव को अब और क्या कहना है, ये भी नहीं पता था। नितिन मिश्रा उनके बगल में बेतहाशा सिर खुजला रहा था। काश वह रोहन मल्होत्रा की ओर से चिल्ला सकता, मैं तैयार हूं। दुर्भाग्य से रोहन मल्होत्रा तैयार नहीं थे। आज आपका प्रतिद्वंद्वी होना खुशी की बात थी। मुझे ये दोनों राउंड बहुत अच्छे लगे, अलविदा। रोहन मल्होत्रा ने प्रियंका राव को एक शिष्ट मुस्कान दी, नितिन मिश्रा को उसके स्वप्निल अवस्था से झटका और अपने समूह को आत्मविश्वास भरे कदमों के साथ ले गया। मैं तुम्हारे इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती।
जैसे ही रोहन मल्होत्रा प्रियंका राव के पास से गुजरे, उन्होंने अचानक उनसे कहा, उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रोहन मल्होत्रा ने उनकी ओर देखा, हैरान। तुम्हारी प्रतिभा तुम्हें पेशेवर सर्किट के लिए नियत करती है, प्रियंका राव ने गंभीरता से कहा। साथ ही, चूंकि मैंने तुम्हें खोजा है, तुम्हें नाग योद्धा में शामिल होना होगा। अगर तुम सहमत नहीं हुए तो मैं हार नहीं मानूंगी। जल्दी या देर से तुम हाँ कहोगे। ये शब्द, ये थोड़े प्रेम प्रस्ताव जैसे लग रहे थे। प्रणव राव, नितिन मिश्रा और अन्य लोगों के चेहरों पर अजीब भाव थे। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन तुम निराश होगी। 1 खरबों रुपये के सीईओ को गेमिंग से जीविका कमाने के लिए भर्ती करने की सोचना, लड़की, तुम्हारे सपने बड़े हैं। रोहन मल्होत्रा रुके नहीं। प्रतियोगिता समाप्त हो गई, लेकिन ऑनलाइन चर्चा बिल्कुल कम नहीं हुई। मैं हूं छोटा वाइट की पहचान के बारे में अटकलें मनोरंजन गेमिंग सुर्खियों पर छा गईं। वास्तविक पहचान के अनगिनत संस्करण प्रचलित हो रहे थे। संभावना है कि अगर रोहन मल्होत्रा स्वयं खड़े होकर दावा करते कि वह मैं हूं छोटा वाइट हैं, तो कोई विश्वास नहीं करता। रोहन मल्होत्रा, बड़ा विकास और विकास के साथ, नितिन मोटा को खाना खिलाने के बाद अकेले टैक्सी लेकर अपने फ्लैट पर वापस लौटे। जैसे ही वह फ्लैट में घुसे, एक टैक्सी चुपके से पीछे आई। दरवाजा खुला और प्रियंका राव बाहर निकली, फ्लैट का नाम देखकर विजयी मुस्कान के साथ। जिंदगी युद्ध की तरह है, इसमें भी रणनीतियों की जरूरत होती है। तुम्हारा घोंसला ढूंढ लिया, मुझे विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती। प्रियंका राव ने अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। प्रणव राव, क्या तुमने उस लड़के का नाम पता कर लिया? ठीक है, समझ गई। वैसे, परिवार को बता दो कि मैं कुछ समय के लिए बाहर किराए पर रहने वाली हूँ। फोन रखने के बाद प्रियंका राव ने एक आह भरी और फ्लैट को देखते हुए उन्होंने शरारती ढंग से मुस्कुराया। रोहन मल्होत्रा, अब देखते हैं तुम कहां भाग सकते हो। अध्याय 33, बाएं और दाएं के पड़ोसी। सुबह जैसे ही अलार्म बजा, रोहन मल्होत्रा चौंक कर उठ बैठे और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे। आधे रास्ते में उन्हें याद आया कि आज उन्हें काम पर नहीं जाना है। रोहन मल्होत्रा अपने मुलायम बिस्तर पर वापस लेट गए, थोड़ा और सोने की उम्मीद में, लेकिन नींद उचट गई थी। उठो, रोहन मल्होत्रा अनमने ढंग से फिर से उठा। पास में फर्नीचर खिसकाने की आवाजें रुक रुक कर आ रही थीं। सुबह सुबह घर बदलना। रोहन मल्होत्रा को परसों का दिन याद आया जब वह अकेले बने, बाजार के अनगिनत चक्कर लगाए, ये कितना कष्टदायक था। जब वह बाहर निकला, रोहन मल्होत्रा ने बगल के कमरे को देखा। कमरा 107, ढेर सारे लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे, फर्नीचर इधर उधर ले जाया जा रहा था, लेकिन सब कुछ नए सामान से बदला जा रहा था। रोहन मल्होत्रा ने कमरा 105 की ओर देखा, हैरान। उन्हें धुंधला सा याद आया कि कल रात कमरा 105 के दरवाजे के बाहर सामान का ढेर था, जैसे कोई नया व्यक्ति आया हो। मेरे बाएं और दाएं दोनों पड़ोसी नए क्यों हैं? रोहन मल्होत्रा ने अपनी नाक रगड़ते हुए सोचा। वह भी तो यहाँ नए थे। क्या ये कुछ दिन घर बदलने के लिए शुभ हैं, और घर बदलना एक संक्रामक चीज है? रोहन मल्होत्रा ने ज्यादा नहीं सोचा और नीचे एक साफ दुकान ढूंढने चला गया, जहां उसने लस्सी और पकौड़े पैक करवाए, घर पर खाना पसंद करते हुए। लिफ्ट में चढ़ते समय रोहन मल्होत्रा ने लिफ्ट के अंदर लगे दर्पण में खुद को देखा। उसके कपड़े, भले ही थोड़े सिलवटदार थे, गंदे नहीं लग रहे थे। उसके बाल बिखरे थे लेकिन फिर भी मुलायम लग रहे थे। बुरा नहीं, मैं, रोहन मल्होत्रा, अभी भी कुछ हद तक हैंडसम हूं। रोहन मल्होत्रा ने एक पल के लिए आत्ममुग्धता में डूब गए। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, रोहन मल्होत्रा अभी भी दर्पण में देखते हुए बाहर निकला। कोई व्यक्ति गत्ते के डिब्बों का एक बड़ा ढेर लिए अंदर आ रहा था, ढेर बहुत ऊंचा था। रोहन मल्होत्रा ने उस व्यक्ति को देखा, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे नहीं देखा, और वे टकरा गए। गत्ते के डिब्बे इधर उधर गिर गए, एक बड़ा डिब्बा सीधे रोहन मल्होत्रा के सिर पर आ गिरा। डिब्बे का सामान, तरह तरह की चीजें, रोहन मल्होत्रा की नाक और कानों पर लटक गईं। ये अजीब चीजें गंदा कचरा नहीं लग रही थीं, बल्कि उनसे एक हल्की सी खुशबू आ रही थी, जिसने रोहन मल्होत्रा को अनजाने में सूंघने पर मजबूर कर दिया। वास्तव में बहुत अच्छी खुशबू है। अरे, मुझे बहुत खेद है, माफ करें। एक के बाद एक चीखें सुनाई दीं। यह एक महिला की आवाज थी, बहुत कर्णप्रिय। लेकिन यह आवाज कहीं से जानी पहचानी क्यों लग रही है? एक हाथ में थैला पकड़े हुए रोहन मल्होत्रा ने दूसरे हाथ से अपने सिर से डिब्बा हटाने की कोशिश की। डिब्बा थोड़ा बड़ा था और उसे हटाने में उसे संघर्ष करना पड़ा। डिब्बे के नीचे से उसने एक जोड़ी पैर अपने पास आते देखे, पैरों के शुद्ध सफेद ऊपरी हिस्से, पारदर्शी त्वचा, गोल टखने और पतली, सुंदर पिंडलियां इतनी खूबसूरत थीं, जैसे निर्दोष कला के टुकड़े। उस व्यक्ति ने जल्दबाजी में रोहन मल्होत्रा के सिर से गत्ते का डिब्बा हटाया। जैसे ही रोहन मल्होत्रा की आंखें रोशनी के साथ तालमेल बिठाईं, उसने सामने खड़े व्यक्ति को आश्चर्य से देखा। ये तुम हो? दोनों ने एक साथ चिल्लाया। रोहन मल्होत्रा और काव्या वर्मा ऐसी स्थिति में फिर से टकरा गए। काव्या वर्मा का चेहरा, पहले से ही हैरान, लज्जा से लाल हो गया।
उसने कुछ नोटिस किया जो रोहन मल्होत्रा के कान से लटक रहा था। काव्या वर्मा ने जल्दी से उस वस्तु को पकड़ा और अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। रोहन मल्होत्रा का कान लगभग उसके साथ उखड़ गया और अपनी हैरानी में वह ये देखने में कामयाब नहीं हुआ कि वह क्या था। काव्या वर्मा का सुंदर चेहरा उनकी पतली बर्फ सफेद गर्दन के साथ झींगे की तरह लाल हो गया। ये मेरे पुराने कपड़े हैं, काव्या वर्मा ने लाल चेहरे के साथ हकलाते हुए समझाने की कोशिश की। ओह, रोहन मल्होत्रा ने खाली नजरों से जवाब दिया। अजीबपन केवल एक पल तक रहा, इससे पहले कि दोनों ठीक हो गए और एक मुस्कान साझा की। अरे, तुम दोनों अंदर जा रहे हो। जैसे ही वे अजीब महसूस कर रहे थे, काव्या वर्मा के पीछे से एक अधीर आवाज आई। उनके पीछे दो मजदूर थे, फर्नीचर के साथ इंतजार कर रहे थे, यह नहीं जानते कि वे वहां कब से थे। अंदर आओ, बस एक पल रुको। रोहन मल्होत्रा ने जल्दबाजी में काव्या वर्मा के साथ लिफ्ट के दरवाजे को रोक रहे विभिन्न गत्ते के डिब्बों को अंदर पैक किया। जैसे ही लिफ्ट नीचे गई, रोहन मल्होत्रा ने काव्या वर्मा की मदद से उन पुरानी चीजों को फेंक दिया। काव्या वर्मा ने रोहन मल्होत्रा को नाश्ता कराने की जिद की। आखिरकार उनकी वजह से उसकी लस्सी और पकौड़े गिर गए और बिखर गए, जिससे उसे खाने को कुछ नहीं बचा। चूंकि काव्या वर्मा पहले ही नाश्ता कर चुकी थी, रोहन मल्होत्रा को उनके सामने खाना खाने में असहजता महसूस हुई, इसलिए उसने एक और सर्विंग पैक करवा ली। वापसी के रास्ते में उन्होंने अनौपचारिक रूप से बातचीत की और जब तक वे लिफ्ट में चढ़े, वे पहले से ही दोस्तों की तरह थे। कभी कभी नियति काफी अद्भुत और अवर्णनीय होती है। कुछ लोग बार बार मिलते हैं फिर भी बातचीत नहीं कर पाते, जबकि अन्य पहली मुलाकात में ही पुराने दोस्तों की तरह बात करते हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम ही यहाँ आ रही हो। मैं 106 में रहता हूँ, परसों ही आया। तुम्हें अक्सर आना चाहिए। पड़ोसी रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ तुम्हारे पास काफी मजदूर हैं, क्या और मदद चाहिए? मैं मदद कर सकता हूँ, खासकर चीजें फेंकने में। रोहन मल्होत्रा ने मन ही मन जोड़ा। बदलाव 107 के लिए है, मैं 105 में रहती हूँ। काव्या हंसी, तो तुम 106 में हो, परसों आए। मैं वास्तव में तुमसे 2 दिन पहले आई थी। कल जो किया वह कुछ सामान खरीदना था। तो ऐसा है, क्या तुम अकेले रहती हो या बॉयफ्रेंड के साथ? रोहन मल्होत्रा ने अनौपचारिक रूप से पूछा, अजीब तरह से घबराहट और उत्सुकता महसूस करते हुए। उन्हें इस काव्या वर्मा के बारे में विशेष रूप से अच्छा लग रहा था। एक गुणी और सुंदर महिला पुरुष के लिए अच्छी जोड़ी बनती है। क्या होगा अगर वह सिंगल हो? मुझे मौका मिल सकता है। रोहन मल्होत्रा इसका इंतजार कर रहा था। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ, बस अपनी कजिन के घर से बाहर आई हूँ, काव्या वर्मा ने सच्चाई से जवाब दिया। ये तो बढ़िया है। रोहन मल्होत्रा ने चुपके से खुशी महसूस की, उसे यह पड़ोसी पसंद थी। तुम्हारा बगल में रहना बहुत अच्छा है। तुम एक सुसंस्कृत व्यक्ति लगती हो जो शांति पसंद करती है, बिल्कुल शोर नहीं। कमरा 107 के विपरीत सुबह सुबह बदलाव करके पूरे फ्लो को परेशान कर रहा है। रोहन मल्होत्रा ने थोड़ी चापलूसी भी कर दी। काव्या वर्मा मधुरता से मुस्कुराईं। उन्हें भी रोहन मल्होत्रा का बहुत अच्छा प्रभाव था, खासकर क्योंकि वह गरीब और कमजोर लोगों के लिए खड़ा होने को तैयार था। जब वे बात कर रहे थे, लिफ्ट आ गई और बाहर निकलते ही वे मजदूरों के एक समूह से टकरा गए, जो 107 में बदलाव पूरा कर चुके लग रहे थे। पड़ोसी होना नियति है, नहीं क्या? क्या हमें अपने नए पड़ोसी से मिलने जाना चाहिए? काव्या ने सुझाव दिया। वास्तव में, एक के बाद एक नए पड़ोसी आए, ये नियति है। उनसे परिचय करना अच्छा है, भविष्य में कुछ होने पर दूर के रिश्तेदार से बेहतर पास का पड़ोसी। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया। हाँ, नमस्ते कहना अच्छा है। दोनों कमरा 107 के दरवाजे तक गए, जो खुला था। एक सुंदर आकृति उसी समय बाहर निकली, उनका सामना सीधे हुआ। छाया की मालकिन का चेहरा सुंदर था, जो काव्या वर्मा से कम नहीं था। उसकी आंखों में हल्की सी आलस्य था, जो एक अनूठा आकर्षण पैदा करता था। उसके होंठ हमेशा हल्की मुस्कान के साथ मुड़े रहते थे, और जैसे ही वह अपनी बाहों को कंधों पर मोड़कर चली, हर हाव भाव आकर्षण से भरा था। प्रियंका राव, रोहन मल्होत्रा ने व्यक्ति को पहचानते ही चिल्लाया, ये तुम हो? क्या ये कल रात की पेशेवर महिला खिलाड़ी नहीं थी? वह यहाँ कैसे आ गई और मेरे ठीक बगल में? रोहन मल्होत्रा को अचानक एक बुरा एहसास हुआ। पड़ोसी के रूप में एक सुंदरता निश्चित रूप से अच्छी है, लेकिन ये सुंदरता एक तीखी मिर्च है। जब प्रियंका राव ने रोहन मल्होत्रा को देखा, वह भी चौंक गई, लेकिन फिर उसके होठों के कोने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान में उठ गए। रोहन मल्होत्रा, मैंने तुमसे कहा था, तुम मुझसे बच नहीं सकते। फिर प्रियंका राव की आंखें सतर्क हो गईं जब उन्होंने रोहन मल्होत्रा के बगल में काव्या वर्मा को देखा। यह महिला कौन है? वह किसी दूसरी टीम से तो नहीं है? प्रियंका राव ने मान लिया कि अन्य लोग उनके जैसे हैं, उनकी आंखों में भारी शत्रुता दिख रही थी। कोई भी हो, अगर तुम मेरे साथ किसी के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करती हो, तो कोई रास्ता नहीं। अध्याय 34। दो महिलाएं, एक तमाशा। वे एक दूसरे को जानते हैं। काव्या वर्मा ने उत्सुकता से प्रियंका राव को देखा।
सुंदर और आकर्षक, क्या रोहन मल्होत्रा एक पुरुष को यह नहीं पता होगा कि ऐसी परिचित महिला उनके बगल में आ गई है? क्या वह उन्हें नहीं बताएगी, या वह उन्हें आश्चर्य देने की योजना बना रही थी? इसके अलावा इस महिला ने रोहन मल्होत्रा से बात करते समय जो लहजा और हाव भाव अपनाया, उसमें हल्की सी अस्पष्टता थी। रोहन मल्होत्रा को फिर से देखते हुए वह थोड़ा प्रतिरोध दिखा रहे थे। क्या ये हो सकता है वे कभी प्रेमी थे, या शायद यह एक ऐसी स्थिति थी जहां एक महिला पुरुष का पीछा कर रही थी? काव्या वर्मा ने अपने मन में बुदबुदाया। काव्या वर्मा ने प्रियंका राव को सद्भावना से भरी मुस्कान दी, लेकिन बदले में उन्हें ठंडी नजर मिली, जिससे वह थोड़ा हैरान रह गईं। मैंने इस दीदी को नाराज तो नहीं किया? रोहन मल्होत्रा के बगल में खड़े होने के अलावा क्या उन्होंने गलत समझ लिया है? काव्या वर्मा चौंक गईं। गलत समझने वाली कोई और नहीं, बल्कि स्वयं काव्या वर्मा थीं। प्रियंका राव, गेम में रणनीति की मास्टर, निश्चित रूप से अपनी कुछ पेशेवर आदतों को वास्तविक जीवन में भी लाती थीं। सीधे शब्दों में कहें तो एक संभावित खतरे को देखते ही उनकी पहली प्रतिक्रिया थी तनावग्रस्त होना। काव्या वर्मा की ओर उनकी गैर स्वागतपूर्ण नज़र पूरी तरह से एक अनजाने में दी गई प्रतिक्रिया थी। वह काव्या वर्मा को किसी दूसरी टीम का स्काउट मान रही थीं। क्या ये तुम्हारी दोस्त है? प्रियंका राव ने रोहन मल्होत्रा से मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, हम आज ही मिले, काव्या वर्मा ने जल्दबाजी में जवाब दिया, किसी भी अनावश्यक गलतफहमी से डरते हुए। आज ही मिले, उस एक वाक्य ने प्रियंका राव को वास्तव में गलत समझने पर मजबूर कर दिया। मैं नाग योद्धा हूं, जो कल रात गेमिंग सर्कल में मशहूर हुई। आज ऐसी सौम्य और सम्मानजनक महिला उनके परिचय के लिए आ रही है। ये सामान्य नहीं है, इसमें निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। प्रियंका राव की सुंदर भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। किस टीम को इतनी जल्दी खबर मिली? और सौंदर्य जाल का उपयोग करना इतना बेशर्म। प्रियंका राव इस बात से चिंतित थीं, और काव्या वर्मा की ओर उनकी नज़र और ठंडी हो गई। धत्कारी लड़की, मेरे पसंदीदा पुरुष के लिए होड़ करने की हिम्मत। प्रियंका राव ने पहला कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने एक भौं उठाए और काव्या वर्मा को तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ चेतावनी दी, आज ही मिले। छोटी बहन, मुझे तुम्हें एक सलाह देनी है, उससे दूर रहो। वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अच्छे से आईने में खुद को देख लो। तुम में न तो क्षमता है और न ही योग्यता। प्रियंका राव का मतलब था कि नाग योद्धा टीम बेजोड़ रूप से मजबूत थी, और वह स्वयं एक रणनीति मास्टर और शीर्ष इंटरनेट सेलिब्रिटी थी। अगर रोहन मल्होत्रा पेशेवर सर्कल में प्रवेश करना चाहते थे, तो उनकी टीम सबसे अच्छा विकल्प थी। काव्या वर्मा स्तब्ध रह गईं। वह पहले से ही बहुत बहुत सावधान थी, यहाँ तक कि तुरंत स्पष्ट कर दिया था कि वह कौन है, फिर भी उन्हें डांट पड़ी, और इतनी कठोरता से डांट पड़ी। अच्छे से आईने में खुद को देख लो का क्या मतलब था? जब बात महिलाओं के स्वभाव की आती है, तो उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए एक या दो वाक्य ही काफी होते हैं। पहला, उन्हें मोटा कहो, दूसरा, उन्हें बदसूरत कहो। खासकर दो समान रूप से आकर्षक महिलाओं के बीच जन्मजात शत्रुता काम करती है, जिससे प्रभाव बढ़ जाता है। काव्या वर्मा तुरंत गुस्सा हो गईं। पहली मुलाकात में ऐसी बातें कहना अच्छा नहीं है। मेरे पास क्षमता है या नहीं, ये तय करना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्या होगा अगर उसने मुझे चुना? काव्या वर्मा की मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने ठंडेपन से जवाब दिया, तुम्हें भी उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए। जबरदस्ती तोड़ा गया खरबूजा मीठा नहीं होता। तुम वाकई मेरे साथ मुकाबला करना चाहती हो? प्रियंका राव ने घूरते हुए अपनी आंखें चौड़ी कीं। क्या सभी छोटी टीमें इतनी बेशर्म हैं? यह नहीं कि मैं मुकाबला करना चाहती हूं, बल्कि तुम मुझे प्रतिद्वंद्वी मानने पर अड़ी हो। क्या मजाक है, जैसे कि मैं तुम्हें प्रतिद्वंद्वी मानूंगी? तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रही हो। वही बात तुम पर भी लागू होती है, अपने आप को इतना महान मत समझो। दोनों महिलाएं एक दूसरे को जवाब दे रही थीं, उनके शब्द तलवारों की तरह तीखे थे। रोहन मल्होत्रा को ऐसा लगा जैसे वह हवा में एक खतरनाक माहौल को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे, जिसमें तलवारें और खंजर इधर उधर उड़ रहे थे। वह उन्हें बहस करते हुए भ्रमित होकर देख रहे थे, जितना सुना उतना ही उन्हें कुछ गलत लगा। अगर वह केवल प्रियंका राव के शब्द सुनते तो समझ सकते थे। अगर वह केवल काव्या वर्मा के शब्द सुनते तो भी वह कुछ अनुमान लगा सकते थे। लेकिन एक साथ रखने पर ऐसा लगता था कि दोनों ने कुछ गलत समझ लिया है। रोहन मल्होत्रा को तब समझ आया। अरे, तुम दोनों बहस करना बंद करो। रोहन मल्होत्रा ने बीच में बोलने की कोशिश की। चुप रहो। काव्या वर्मा और प्रियंका राव ने एक साथ उन्हें घूरा, एक दूसरे के शब्दों को दोहराते हुए। रोहन मल्होत्रा ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। गलियारे में कई किराएदारों ने उत्सुकता से अपने सिर बाहर निकालना शुरू कर दिया। बुदबुदाहट की आवाजें हल्के हल्के सुनाई दे रही थीं। दोहरे रिश्ते की बातें, पूर्व पत्नी और प्रेमिका के टकराव की। मल्होत्रा का चेहरा पीला पड़ गया। गपशप का डर भारी था, ये और नहीं चल सकता था। बहस करना बंद करो, बस एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनो। रोहन मल्होत्रा ने गर्जना की। गलियारा तुरंत शांत हो गया।
काव्या वर्मा और प्रियंका राव ने रोहन मल्होत्रा को आश्चर्य से देखा। महिलाओं, कृपया मुझे कुछ शब्द कहने दें। रोहन मल्होत्रा ने अपनी आवाज को नर्म किया और एक सुलहपूर्ण मुस्कान दी। बोलो, लेकिन चिल्ला क्यों रहे हो? प्रियंका राव ने उन्हें घूरते हुए कहा। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम अच्छे से बात नहीं कर सकते? काव्या वर्मा ने भौहें चढ़ाईं। रोहन मल्होत्रा अवाक रह गए। मैं अच्छे से बात करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे मौका तो देना होगा। रोहन मल्होत्रा ने अपना गला साफ किया और अपनी सोच को व्यवस्थित करना शुरू किया, फिर दोनों महिलाओं को ईमानदारी से देखा। महिलाओं, मुझे लगता है कि इस झगड़े में एक गलतफहमी हुई है। यहाँ ये काव्या वर्मा हैं, जिनसे मैं कुछ दिन पहले मिला था। वह एक शानदार महिला हैं, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से एक बुजुर्ग सफाई कर्मचारी की मदद की थी, जिसे धमकाया जा रहा था। सम्माननीय और प्रशंसनीय। यहाँ उनसे मिलना काफी आश्चर्यजनक और सुखद था। ये प्रियंका राव हैं, जिनके साथ मैंने कल एक मैच खेला था। वह गेमिंग गुरु हैं, पेशेवर शकल में रणनीति की मास्टर। उन्होंने मुझे पेशेवर शकल में शामिल होने, नाग योद्धा टीम का हिस्सा बनने के लिए जिद की, लेकिन मैं उस तरह से जीविका नहीं कमाना चाहता। सोचिए, शायद आप दोनों ने एक दूसरे की मंशा को गलत समझ लिया है। मुझे लगता है कि यहाँ एक गलतफहमी हुई है। अब आप दोनों कह सकती हैं कि आप रोहन मल्होत्रा की दोस्त हैं, हम सब बैठकर बात क्यों ना करें? रोहन मल्होत्रा ने रुकने की हिम्मत नहीं की और एक सांस में बोलना पूरा किया। उन्होंने जितना हो सके स्पष्ट और ईमानदार होने की कोशिश की ताकि वे उन्हें समझ सकें। इतने लंबे भाषण के बाद रोहन मल्होत्रा को प्यास और मुंह सूखने का एहसास हुआ। दोनों महिलाएं चुप रहीं, बस उन्हें देख रही थीं। अब तो स्पष्ट हो गया होगा। रोहन मल्होत्रा ने राहत की सांस ली। तुम किसे बड़ी दीदी कह रहे हो? प्रियंका राव की आंखें तेज हो गईं। ये हद से ज्यादा है। क्या मैं तुमसे बड़ी दिखती हूँ? क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ? काव्या वर्मा ने गुस्से से कहा। रोहन मल्होत्रा स्तब्ध रह गए। क्या तुम समझ नहीं सकती कि मैं वास्तव में क्या कहना चाहता हूँ? क्या यह मेरे द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द के बारे में है? आखिर एक महिला के दिमाग में क्या चलता है? रोहन मल्होत्रा को लगा जैसे वह खून खांसने वाला है। बेशक, काव्या वर्मा और प्रियंका राव ने उन्हें पूरी तरह समझ लिया था। उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला था, और उन्हें गलतफहमी का एहसास हो गया था। ये वास्तव में महिलाओं का अजीबपन को कम करने का तरीका था, और रोहन मल्होत्रा को बिना जाने बलि का बकरा बना दिया गया। मुझे वाकई खेद है। यह मेरी ओर से गलतफहमी थी। नहीं, नहीं, मैंने ही जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाला। अचानक, जैसे किसी हास्य दृश्य में, दोनों महिलाएं सुलह कर लीं। कुछ शिष्टाचार भरे आदान प्रदान के बाद, एक दूसरे के कपड़ों और मेकअप की तारीफ करते हुए, वे अजीब तरह से घुल मिल गईं। रोहन मल्होत्रा हैरान रह गए। महिलाओं की चंचलता एक बार फिर उनकी विश्वदृष्टि को नया आकार दे रही थी। एक मिनट पहले वे जोर शोर से बहस कर रही थीं, अगले ही पल दोस्त बन गईं। वे ऐसा कैसे कर लेती हैं? आखिर में, काव्या वर्मा ने प्रियंका राव के कमरे को व्यवस्थित करने में मदद करने की जिद की, और प्रियंका राव ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जाने से पहले, प्रियंका राव ने रोहन मल्होत्रा के हाथ से नाश्ता छीन लिया। ये परेशानी पैदा करने के लिए है, इसे मुआवजा मान लो। ये कहकर, दोनों महिलाएं हाथ में हाथ डाले कमरा 107 की ओर चली गईं। रोहन मल्होत्रा वहां खड़े रह गए, अवाक। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? और वह मेरा नाश्ता था। अध्याय 35, कृपया मुझे सिखाएं। रोहन मल्होत्रा तीसरी बार नाश्ता खरीदने नीचे गए, और ठेले वाला लगभग सामान समेटने को तैयार था। फिर से तुम? काफी भूख लगती है, जवान। सब कुछ क्यों नहीं ले लेते? मैं तुम्हें अच्छा सौदा दूंगा। ठेले वाले ने उत्साह से चिल्लाया। नहीं चाहिए, बस वही पुराना, कृपया, रोहन मल्होत्रा ने उदासीनता से जवाब दिया। अपना नाश्ता लेकर चलते हुए, रोहन मल्होत्रा अभी भी अपने पीछे दंपति की बातचीत सुन सकते थे। वह जवान लड़का स्वस्थ दिखता है। उसे इतनी आसानी से भूख कैसे लग जाती है? क्या उसे कोई बीमारी है या कुछ और? क्या बकवास कर रहे हो? वह बस जवान है। जब तुम जवान होते हो, 9 बजे भूख लगती है और 9:30 बजे भूख से मरने लगते हो। भविष्य में, वह हमारा बड़ा ग्राहक होगा। उसे थोड़ा अतिरिक्त दे दो। रोहन मल्होत्रा हंसने और रोने दोनों की स्थिति में थे। उन्हें नहीं पता था कि वह नाश्ते के ठेले का वीआईपी बन गए हैं। वापस जाते समय, रोहन मल्होत्रा ने देखा कि कमरा 107 का दरवाजा खुला था, इसलिए उन्होंने जल्दी से दबे पांव उसका रास्ता पार किया। जब वह अपने दरवाजे पर पहुंचे, तो उन्होंने भी बहुत सावधानी से अंदर घुसने की कोशिश की। अंदर घुसकर और दरवाजा बंद करने के बाद, रोहन मल्होत्रा खाने की मेज पर बैठ गए, अपने नाश्ते के लिए तैयार। लेकिन कुछ ही कौर खाने के बाद, किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। रोहन मल्होत्रा, रोहन मल्होत्रा। प्रियंका राव ने एक के बाद एक पुकारा। रोहन मल्होत्रा ने झांक कर नहीं देखा, ये दिखाते हुए कि वह घर पर नहीं है। रोहन मल्होत्रा, मुझे पता है तुम वहां हो, दरवाजा खोलो। क्या तुम सुनने का नाटक कर रहे हो? मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। प्रियंका राव ने चिल्लाना जारी रखा।
रोहन मल्होत्रा ने 2 टिश्यू पेपर लिए, उन्हें गोल कर लिया और एक एक करके अपने दोनों कानों में ठूंस दिया। रोहन मल्होत्रा, तुम में घर में छिपने की हिम्मत है, तुम में दरवाजा खोलने की हिम्मत है, बस वहां चुपके से मत छिपो। प्रियंका राव न केवल खटखटा रही थी बल्कि आकर्षक वाक्यांशों के साथ ताना भी मार रही थी। रोहन मल्होत्रा ने अभी लस्सी का एक घूंट लिया और फिर परफेक्ट करके पूरा मेज पर उगल दिया, अनियंत्रित रूप से खांसते हुए। देखा, वह अंदर है, प्रियंका राव की आत्मसंतुष्ट आवाज आई, जैसे कि वह किसी और से बात कर रही हो। क्या काव्या वर्मा भी बाहर थी? रोहन मल्होत्रा के पास अपने मुश्किल से शुरू किए गए नाश्ते से उठकर दरवाजा खोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब उन्होंने दरवाजा खोला, रोहन मल्होत्रा चौंक गए। दरवाजे पर काव्या वर्मा एक सफेद झालरदार एप्रन पहने हुए थी, जिसके नीचे एक सफेद कॉलर वाली सॉलिड रंग की फुल लेंथ ड्रेस थी। उनके सिर पर एक नौकरानी का हेडबैंड था। उनकी पूर्ण सुंदर छाती, हंस की तरह पतली, गोरी गर्दन, नाजुक लाल होंठ और मुस्कुराती आंखें इस परिधान में भी एक शालीनता का आभास दे रही थीं। प्रियंका राव उनके बगल में खड़ी थी। काव्या वर्मा की तरह ही कपड़े पहने हुए थी, लेकिन उनकी स्कर्ट बहुत छोटी थी। उनकी असाधारण रूप से लंबी सीधी टांगें काले स्टॉकिंग्स में विशेष रूप से आकर्षक थी। उनके कर्व्स पूरी तरह से परिभाषित थे और उनकी छाती लगभग बटन फाड़ रही थी। उनकी आंखों में नकली गुस्से का भाव था। रोहन मल्होत्रा को अपने खून में गर्मी महसूस हुई। ये 2 मोहक महिलाएं, क्या वे वाकई अपने नए घर को साफ करने में लगी थीं? ऐसे कपड़े क्यों पहने, वह भी नौकरानी की वेशभूषा में? तुमने बाहर आने में काफी समय लिया, प्रियंका राव ने एक भौं उठाकर व्यंग्यात्मक रूप से कहा। अगर मैं बाहर ना आता तो तुम अंदर घुस आती, रोहन मल्होत्रा ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा। ये कपड़े क्या हैं? काव्या वर्मा लज्जा से लाल हो गईं, लेकिन इससे उनकी आकर्षकता और बढ़ गई। प्रियंका राव ने बनावटी ढंग से नखरे दिखाए, नकली मासूम आवाज में बोलते हुए, खैर, मैं एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हूं जिसके लाखों प्रशंसक हैं। ये मेरे लाइव स्ट्रीम से 2 जोड़ी कपड़े हैं। नौकरानी की वेशभूषा। क्या साफ सफाई के लिए यही नहीं पहना जाता, भैया? मोहक महिलाएं। रोहन मल्होत्रा को कमजोरी का एक झटका महसूस हुआ। बस बातें बंद करो, हम यहां तुमसे फर्नीचर हटवाने आए हैं। प्रियंका राव का चेहरा सख्त हो गया, अपनी अधिकारपूर्ण मुद्रा में वापस आते हुए। रोहन मल्होत्रा को निराशा की लहर महसूस हुई। काव्या वर्मा हंसी, चलो उनकी मदद करो। क्या मैं पहले अपना नाश्ता तो खत्म कर लूं? रोहन मल्होत्रा ने पूछा। यह अब लगभग ठंडा हो चुका है। क्या खाना है? अब तो लगभग दोपहर हो चुकी है। काम पूरा करो और मैं तुम्हें एक शानदार भोजन करवाऊंगी, जल्दी करो। प्रियंका राव ने रोहन मल्होत्रा को बगल के घर की ओर खींच लिया। प्रियंका राव के नए घर पहुंचने पर रोहन मल्होत्रा ने देखा कि अंदर का लगभग सारा फर्नीचर बदल दिया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने सुबह मजदूरों को सामान अंदर बाहर ले जाते देखा था, वे मूल फर्नीचर को फेंक रहे थे। रोहन मल्होत्रा ने सोचा कि इसे आलिशान जीवन कहें या बस फिजूल खर्ची। पेशेवर सौंदर्य और गेमिंग देवी को प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के साथ कुछ संवाद का तरीका जरूर रहा होगा, क्योंकि उन्होंने वास्तव में उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी थी। उस अलमारी को वहां ले जाओ और उस मेज को इस जगह पर बदल दो, प्रियंका ने निर्देश दिया। मैं इसे अकेले हटा रहा हूं। रोहन ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस तरह के कपड़ों में तुम्हारे साथ उठा सकते हैं? तुम एक बड़े लड़के हो, तुम में बहुत ताकत है, प्रियंका ने सहजता से कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, काव्या ने विचारपूर्वक कहा। रोहन ने उनकी पतली और गोरी कलाइयों पर नजर डाली और तुरंत सहन नहीं कर सका, छोड़ो, मैं भारी सामान उठा लूंगा। तो फिर इसके बारे में बात करने की क्या जरूरत, प्रियंका ने तुनक कर कहा। ये मेज और अलमारियां सभी ठोस लकड़ी की थीं, खाली होने पर भी भारी। रोहन ने पूरी ताकत लगाकर उन्हें प्रियंका के अनुरोधित स्थानों पर ले जाया। ये ठीक नहीं है, ये थोड़ा सूरज की रोशनी को रोक रहा है, काव्या ने एक पल के लिए जांच करने के बाद कहा। क्यों ना हम मेज को यहाँ ले जाएं? रोहन ने वैसा ही किया। ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, शायद अलमारी को हटाएं, प्रियंका ने सुझाव दिया। रोहन ने वैसा ही किया। अरे, मुझे लगता है कि पहले जैसा थोड़ा बेहतर था, काव्या ने कहा। सच में? लेकिन, प्रियंका ने हिचकिचाया। दोनों महिलाएं लगातार बातें करती रहीं, जबकि रोहन इधर उधर सामान हटाता रहा। उसने नाश्ता नहीं किया था और जल्द ही उसके घुटने कमजोर पड़ गए। वह इतना थक गया कि फर्श पर बैठ गया। रोहन, चलते रहो, प्रियंका ने कहा। रोहन ने उन्हें मरी मछली की तरह घूरा, 2 बटन खोले और हाँफते हुए कहा, क्या आप दोनों कृपया किसी एक बात पर सहमत हो सकती हैं? आप लोग इस गरीब लड़के को थका रहे हैं। क्या तुम पहले से ही हार मान रहे हो? कल रात तुम काफी जोशीले थे, प्रियंका ने हंसते हुए कहा। किसी को पूरी तरह से सबक सिखाया गया था। यह महिला, वह बदला लेती है। रोहन कांप गया। काव्या बिना कुछ बोले मुस्कुराई। माफ करें, बीच में टोकने के लिए खेद है, अचानक दरवाजे से एक शर्मीली आवाज आई। तीनों ने अपने सिर घुमाए। एक सूट और चमड़े के जूतों में एक युवक वहां खड़ा था, शर्मिंदगी से कुछ फॉर्म्स पकड़े हुए।
मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से हूँ। आप में से कौन है? सुश्री प्रियंका राव, अपार्टमेंट 107 से। वह मैं हूँ। प्रियंका वहां गई। ओह, आपने मूल फर्नीचर बदल दिया है। कृपया इन फॉर्म्स को भरें। प्रियंका का इस समय का परिधान निश्चित रूप से मोहक और आकर्षक था। लजाते हुए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का युवक ने उन्हें फॉर्म्स सौंपे। उन्हें पलटकर देखने और काफी सारे फॉर्म्स पाकर प्रियंका ने काव्या को पुकारा, काव्या, इन फॉर्म्स को भरने में मेरी मदद करो। काव्या ने सिर हिलाया और दोनों महिलाएं पीछे के कमरे में चली गईं। लिविंग रूम में दरवाजे पर केवल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का लड़का और फर्श पर बैठा अस्त व्यस्त और हाँफता हुआ रोहन रह गया। अंदर आओ और बैठ जाओ दोस्त, रोहन ने कमजोरी से इशारा किया, जैसे कि यह उनका अपना घर हो। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का लड़का एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अंदर आया और भीतरी कमरे में झांका, फिर रोहन के सामने उत्सुकता मीडिएटर। इस चैप्टर में कोई नया नामित किरदार नहीं है, सिवाय एक अनाम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कर्मचारी के, जिसे मैंने अभी तक अनाम रखा है। यदि आप इसे नाम देना चाहते हैं, जैसे राहुल या विजय, तो पुष्टि करें। हान शुइंग को प्रियंका राव, वे जुलियन को काव्य वर्मा और बाई शाओशेंग को रोहन मल्होत्रा में बदला गया है। क्रेट बैटल टीम को नाग योद्धा टीम और किंग्स लीग को राजा लीग में रखा गया है। हाई एंड अपार्टमेंट को उच्च श्रेणी का फ्लैट में रखा गया है। चैप्टर 25, 32, 33, 34, 35 से निरंतरता के लिए। सोय मिल्क को लस्सी में रखा गया है। चैप्टर 33 से निरंतरता के लिए। रूम 105, 106, 107 को यथावत रखा गया है, क्योंकि ये अपार्टमेंट नंबर हैं। ओल्ड सैनिटेशन वर्कर को बुजुर्ग सफाई कर्मचारी में रखा गया है और इसे अभी तक बुजुर्ग महिला के रूप में तालिका में रखा है। चैप्टर 3, 4, 5, 34, 35। यदि आप इसे बुजुर्ग पुरुष या नाम जैसे लक्ष्मी देवी में बदलना चाहते हैं, तो पुष्टि करें। अध्याय 35, कृपया मुझे सिखाएं। रोहन मल्होत्रा तीसरी बार नाश्ता खरीदने नीचे गए और ठेले वाला लगभग सामान समेटने को तैयार था। फिर से तुम? काफी भूख लगती है जवान। सब कुछ क्यों नहीं ले लेते? मैं तुम्हें अच्छा सौदा दूंगा, ठेले वाले ने उत्साह से चिल्लाया। नहीं चाहिए, बस वही पुराना, कृपया, रोहन मल्होत्रा ने उदासीनता से जवाब दिया। अपना नाश्ता लेकर चलते हुए रोहन मल्होत्रा अभी भी अपने पीछे दंपति की बातचीत सुन सकते थे। वह जवान लड़का स्वस्थ दिखता है। उसे इतनी आसानी से भूख कैसे लग जाती है? क्या उसे कोई बीमारी है या कुछ और? क्या बकवास कर रहे हो? वह बस जवान है। जब तुम जवान होते हो, 9 बजे भूख लगती है और 9:30 बजे भूख से मरने लगते हो। भविष्य में वह हमारा बड़ा ग्राहक होगा, उसे थोड़ा अतिरिक्त दे दो। रोहन मल्होत्रा हंसने और रोने दोनों की स्थिति में थे। उन्हें नहीं पता था कि वह नाश्ते के ठेले का वीआईपी बन गए हैं। वापस जाते समय रोहन मल्होत्रा ने देखा कि कमरा 107 का दरवाजा खुला था, इसलिए उन्होंने जल्दी से दबे पांव उसका रास्ता पार किया। जब वह अपने दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने भी बहुत सावधानी से अंदर घुसने की कोशिश की। अंदर घुसकर और दरवाजा बंद करने के बाद रोहन मल्होत्रा खाने की मेज पर बैठ गए, अपने नाश्ते के लिए तैयार। लेकिन कुछ ही कौर खाने के बाद किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। रोहन मल्होत्रा। प्रियंका राव ने एक के बाद एक पुकारा। रोहन मल्होत्रा ने झांक कर नहीं देखा, ये दिखाते हुए कि वह घर पर नहीं है। रोहन मल्होत्रा, मुझे पता है तुम वहां हो, दरवाजा खोलो। क्या तुम सुनने का नाटक कर रहे हो? मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। प्रियंका राव ने चिल्लाना जारी रखा। रोहन मल्होत्रा ने 2 टिश्यू पेपर लिए, उन्हें गोल कर लिया और एक एक करके अपने दोनों कानों में ठूंस दिया। रोहन मल्होत्रा, तुम में घर में छिपने की हिम्मत है, तुम में दरवाजा खोलने की हिम्मत है, बस वहां चुपके से मत छिपो। प्रियंका राव न केवल खटखटा रही थी बल्कि आकर्षक वाक्यांशों के साथ ताना भी मार रही थी। रोहन मल्होत्रा ने अभी लस्सी का एक घूंट लिया और फिर पफिट करके पूरा मेज पर उगल दिया, अनियंत्रित रूप से खांसते हुए। देखा, वह अंदर है। प्रियंका राव की आत्मसंतुष्ट आवाज आई, जैसे कि वह किसी और से बात कर रही हो। क्या काव्या वर्मा भी बाहर थी? रोहन मल्होत्रा के पास अपने मुश्किल से शुरू किए गए नाश्ते से उठकर दरवाजा खोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब उन्होंने दरवाजा खोला, रोहन मल्होत्रा चौंक गए। दरवाजे पर काव्या वर्मा एक सफेद झालरदार एप्रन पहने हुए थी, जिसके नीचे एक सफेद कॉलर वाली सॉलिड रंग की फुल लेंथ ड्रेस थी। उनके सिर पर एक नौकरानी का हेडबैंड था। उनकी पूर्ण सुंदर छाती, हंस की तरह पतली गोरी गर्दन, नाजुक लाल होंठ और मुस्कुराती आंखें इस परिधान में भी एक शालीनता का आभास दे रही थीं। प्रियंका राव उनके बगल में खड़ी थी। काव्या वर्मा की तरह ही कपड़े पहने हुए थी, लेकिन उनकी स्कर्ट बहुत छोटी थी। उनकी असाधारण रूप से लंबी सीधी टांगें काले स्टॉकिंग्स में विशेष रूप से आकर्षक थी। उनके कर्व्स पूरी तरह से परिभाषित थे और उनकी छाती लगभग बटन फाड़ रही थी। उनकी आंखों में नकली गुस्से का भाव था। रोहन मल्होत्रा को अपने खून में गर्मी महसूस हुई। ये 2 मोहक महिलाएं, क्या वे वाकई अपने नए घर को साफ करने में लगी थीं? ऐसे कपड़े क्यों पहने, वह भी नौकरानी की वेशभूषा में?
तुमने बाहर आने में काफी समय लिया, प्रियंका राव ने एक भौं उठाकर व्यंग्यात्मक रूप से कहा। अगर मैं बाहर ना आता तो तुम अंदर घुस आती, रोहन मल्होत्रा ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा। ये कपड़े क्या हैं? काव्या वर्मा लज्जा से लाल हो गईं, लेकिन इससे उनकी आकर्षकता और बढ़ गई। प्रियंका राव ने बनावटी ढंग से नखरे दिखाए, नकली मासूम आवाज में बोलते हुए, खैर, मैं एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हूं जिसके लाखों प्रशंसक हैं। ये मेरे लाइव स्ट्रीम से 2 जोड़ी कपड़े हैं, नौकरानी की वेशभूषा। क्या साफ सफाई के लिए यही नहीं पहना जाता, भैया? मोहक महिलाएं। रोहन मल्होत्रा को कमजोरी का एक झटका महसूस हुआ। बस बातें बंद करो, हम यहाँ तुमसे फर्नीचर हटवाने आए हैं। प्रियंका राव का चेहरा सख्त हो गया, अपनी अधिकारपूर्ण मुद्रा में वापस आते हुए। रोहन मल्होत्रा को निराशा की लहर महसूस हुई। काव्या वर्मा हंसी, चलो उनकी मदद करो। क्या मैं पहले अपना नाश्ता तो खत्म कर लूं? रोहन मल्होत्रा ने पूछा। यह अब लगभग ठंडा हो चुका है। क्या खाना है? अब तो लगभग दोपहर हो चुकी है। काम पूरा करो और मैं तुम्हें एक शानदार भोजन करवाऊंगी, जल्दी करो। प्रियंका राव ने रोहन मल्होत्रा को बगल के घर की ओर खींच लिया। प्रियंका राव के नए घर पहुंचने पर रोहन मल्होत्रा ने देखा कि अंदर का लगभग सारा फर्नीचर बदल दिया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने सुबह मजदूरों को सामान अंदर बाहर ले जाते देखा था, वे मूल फर्नीचर को फेंक रहे थे। रोहन मल्होत्रा ने सोचा कि इसे आलिशान जीवन कहें या बस फिजूल खर्ची। पेशेवर सौंदर्य और गेमिंग देवी को प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के साथ कुछ संवाद का तरीका जरूर रहा होगा, क्योंकि उन्होंने वास्तव में उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी थी। उस अलमारी को वहां ले जाओ और उस मेज को इस जगह पर बदल दो, प्रियंका ने निर्देश दिया। मैं इसे अकेले हटा रहा हूं। रोहन ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस तरह के कपड़ों में तुम्हारे साथ उठा सकते हैं? तुम एक बड़े लड़के हो, तुम में बहुत ताकत है, प्रियंका ने सहजता से कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, काव्या ने विचारपूर्वक कहा। रोहन ने उनकी पतली और गोरी कलाइयों पर नजर डाली और तुरंत सहन नहीं कर सका, छोड़ो, मैं भारी सामान उठा लूंगा। तो फिर इसके बारे में बात करने की क्या जरूरत, प्रियंका ने तुनक कर कहा। ये मेज और अलमारियां सभी ठोस लकड़ी की थीं, खाली होने पर भी भारी। रोहन ने पूरी ताकत लगाकर उन्हें प्रियंका के अनुरोधित स्थानों पर ले जाया। ये ठीक नहीं है, ये थोड़ा सूरज की रोशनी को रोक रहा है, काव्या ने एक पल के लिए जांच करने के बाद कहा। क्यों ना हम मेज को यहाँ ले जाएं? रोहन ने वैसा ही किया। ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, शायद अलमारी को हटाएं, प्रियंका ने सुझाव दिया। रोहन ने वैसा ही किया। अरे, मुझे लगता है कि पहले जैसा थोड़ा बेहतर था, काव्या ने कहा। सच में? लेकिन, प्रियंका ने हिचकिचाया। दोनों महिलाएं लगातार बातें करती रहीं, जबकि रोहन इधर उधर सामान हटाता रहा। उसने नाश्ता नहीं किया था और जल्द ही उसके घुटने कमजोर पड़ गए, वह इतना थक गया कि फर्श पर बैठ गया। रोहन, चलते रहो, प्रियंका ने कहा। रोहन ने उन्हें मरी मछली की तरह घूरा, 2 बटन खोले और हाँफते हुए कहा, क्या आप दोनों कृपया किसी एक बात पर सहमत हो सकती हैं? आप लोग इस गरीब लड़के को थका रहे हैं। क्या तुम पहले से ही हार मान रहे हो? कल रात तुम काफी जोशीले थे, प्रियंका ने हंसते हुए कहा। किसी को पूरी तरह से सबक सिखाया गया था। यह महिला, वह बदला लेती है। रोहन कांप गया। काव्या बिना कुछ बोले मुस्कुराई। माफ करें, बीच में टोकने के लिए खेद है, अचानक दरवाजे से एक शर्मीली आवाज आई। तीनों ने अपने सिर घुमाए। एक सूट और चमड़े के जूतों में एक युवक वहां खड़ा था, शर्मिंदगी से कुछ फॉर्म्स पकड़े हुए। मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से हूं, आप में से कौन हैं? सुश्री प्रियंका राव, अपार्टमेंट 107 से। वह मैं हूं। प्रियंका वहां गईं। ओह, आपने मूल फर्नीचर बदल दिया है। कृपया इन फॉर्म्स को भरें। प्रियंका का इस समय का परिधान निश्चित रूप से मोहक और आकर्षक था। लजाते हुए, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का युवक ने उन्हें फॉर्म्स सौंपे। उन्हें पलटकर देखने और काफी सारे फॉर्म्स पाकर प्रियंका ने काव्या को पुकारा, काव्या, इन फॉर्म्स को भरने में मेरी मदद करो। काव्या ने सिर हिलाया और दोनों महिलाएं पीछे के कमरे में चली गईं। लिविंग रूम में, दरवाजे पर केवल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का लड़का और फर्श पर बैठा, अस्त व्यस्त और हाँफता हुआ रोहन रह गया। अंदर आओ और बैठ जाओ, दोस्त, रोहन ने कमजोरी से इशारा किया, जैसे कि यह उनका अपना घर हो। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का लड़का एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अंदर आया और भीतरी कमरे में झांका, फिर रोहन के सामने उत्सुकता से भरी अभिव्यक्ति के साथ बैठ गया। रोहन चौंक गए। ये लड़का इतना चुपके से क्यों व्यवहार कर रहा है? और वह मुझे इतनी अजीब, लगभग प्रशंसात्मक नजरों से क्यों देख रहा है? भैया, आप और उन 2 महिलाओं के साथ दिन के बीच में, आपको दरवाजा बंद कर लेना चाहिए, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लड़के ने विचारपूर्वक याद दिलाया। मैं तो बस फर्नीचर हटा रहा हूं, मुझे कौन सा दरवाजा बंद करना है? रोहन हैरान थे, लेकिन उस लड़के की आंखों में लंपट नजर देखकर उन्हें समझ आया। ये लड़का गलत समझ गया। एक पुरुष 2 महिलाओं के साथ, महिलाएं नौकरानी की वेशभूषा में और पुरुष पसीने से तर और अस्त व्यस्त। कोई आश्चर्य नहीं कि गलतफहमी हुई। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, रोहन ने समझाने की कोशिश की।
मैं समझता हूँ। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लड़के ने साजिश भरी मुस्कान के साथ फुसफुसाते हुए कहा, मैंने अभी सब सुन लिया। उस दीदी ने कहा कि आप कल रात बहुत जोशीले थे, उन्हें पूरी तरह से वश में कर लिया। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। भैया, मैं बस जानना चाहता हूँ आपने ये कैसे किया। कृपया मुझे सिखाएं। अध्याय 36। प्रत्येक अपने अपने काम में व्यस्त। काव्या वर्मा और प्रियंका राव को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पीछे के कमरे से बाहर आने पर रोहन मल्होत्रा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लड़के के साथ फर्श पर बैठे थे। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर फुसफुसा रहे थे। रोहन मल्होत्रा कुछ कह रहे थे और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का लड़का मुर्गी की तरह दाना चुगने की तरह सिर हिला रहा था। उसका चेहरा कभी उत्साहित तो कभी उत्तेजित दिख रहा था, जैसे कि उसने जीवन का कोई गहरा सत्य सुना हो। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर संदेहपूर्ण नजरों से देखा। रोहन मल्होत्रा क्या कर रहे थे? अंतर्जनन ने उन्हें बताया कि रोहन मल्होत्रा किसी को ठग रहे थे। काव्या वर्मा ने कमल वर्मा के खिलाफ रोहन मल्होत्रा की रणनीतियों को देखा था और हालांकि प्रियंका राव ने इन्हें नहीं देखा था, खेल में रोहन मल्होत्रा की चालाकी ने भी उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। हालांकि कुछ ही मिनट हुए थे, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का लड़का ऐसा कैसे लग रहा था जैसे उसका ब्रेन वॉश हो गया हो। हम दोनों महिलाओं ने एक एक बार खांसा, उन्हें मनोरंजन के साथ देखते हुए। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का लड़का उछल पड़ा, उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी। दूसरी ओर रोहन मल्होत्रा बेपरवाह थे, यहां तक कि उन्होंने उनके प्रति एक शांत मुस्कान दी, जो उनकी उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता को दर्शाती थी। सुश्री राव, क्या आपने सभी फॉर्म्स भर लिए हैं? प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का लड़का खड़ा हुआ, यहां तक कि उसने रोहन मल्होत्रा को खड़े होने में सक्रिय रूप से मदद की। उसका रवैया उल्लेखनीय रूप से सम्मानजनक था। हाँ, आप इन्हें ले जा सकते हैं। प्रियंका राव ने उसे देखा, फिर रोहन मल्होत्रा को देखा, किसी सुराग की तलाश में। तो मैं आपको और नहीं परेशान करता, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लड़के ने कहा, उसकी नज़रें टालमटोल करती हुई थी जैसे कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। आप दोनों इतने उत्साह से क्या बात कर रहे थे? मेरे साथ भी साझा करें, प्रियंका राव ने उसे मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं भी सुनना चाहती हूँ, काव्या वर्मा ने भी अपनी रुचि व्यक्त की। रोहन मल्होत्रा ने अपना गला साफ किया। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का लड़का जल्दी से सिर हिलाने लगा। हम कुछ भी नहीं बात कर रहे थे। सच में? ओह हाँ, मुझे ये फॉर्म्स तुरंत वापस ले जाना है। मैंने आपका काफी समय लिया, तो मैं अब चलता हूँ। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का लड़का जल्दबाजी में चला गया और दरवाजे पर उसने मुड़कर रोहन मल्होत्रा को एक आभारी मुस्कान दी। भाई, आप व्यस्त हैं, मैं आपके लिए दरवाजा बंद कर देता हूँ। जिस क्षण प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का लड़का दरवाजा बंद कर रहा था, उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से एक चालाक चमक थी। काव्या वर्मा और प्रियंका राव ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी नजरें रोहन मल्होत्रा पर टिक गईं। देखो, ये कैसा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, इनके दिमाग सही नहीं है। रोहन मल्होत्रा ने बड़बड़ाया। आपने उसे वास्तव में क्या सिखाया? प्रियंका राव अभी भी संतुष्ट नहीं थी और दबाव डालती रहीं। ज्ञान, रोहन मल्होत्रा ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। काव्या वर्मा और प्रियंका राव ने समान रूप से अविश्वास भरे गंभीर चेहरे बनाए। अगर उसने वास्तव में मेरे द्वारा दिए गए कीमती ज्ञान को लागू किया, रोहन मल्होत्रा ने दरवाजे की ओर देखा, भावुक दिखते हुए, तो वह शायद बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मजाक बंद करो, चलो और हमारी चीजें हटाने में मदद करो, काव्या वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। और हटाना? रोहन मल्होत्रा को अचानक कमजोरी और अत्यधिक झुंझलाहट महसूस हुई कि उन्होंने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को भागने दिया। इस प्रकार वह 2 घंटे तक दोनों महिलाओं के आदेश के तहत व्यस्त रहे, मेज अलमारियां हटाते हुए, पहले लिविंग रूम फिर बेडरूम, जब तक कि वह पूरी तरह से थक नहीं गए। बहुप्रतीक्षित दोपहर आखिरकार आ गई। रोहन मल्होत्रा ने कभी इतने उत्साह से दोपहर के भोजन की प्रतीक्षा नहीं की थी। मुझे एक बड़ा भोजन खाना है। रोहन मल्होत्रा ने प्रियंका राव को कीमत चुकाने के लिए दृढ़ संकल्प किया था। लेकिन तभी प्रियंका राव का फोन अचानक बजा। उन्होंने एक हाथ से फोन उठाया, जबकि दूसरे से अपने झरने जैसे काले बालों को समेटते हुए, हेलो कप्तान। ओह, ऐसा है, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। फोन पर कोई जरूरी मामला लग रहा था और प्रियंका राव पीछे के कमरे में दौड़ गईं। जब वह बाहर आई, तो नौकरानी की वेशभूषा उतार दी गई थी, उसकी जगह सामान्य कपड़ों ने ले ली थी। काव्या, मुझे बहुत खेद है, लेकिन मुझे थोड़ा कंपनी जाना है। मैं आज तुम्हें दोपहर के भोजन के लिए नहीं ले जा सकती, माफी मांगती हूँ। प्रियंका राव ने काव्या वर्मा से बहुत खेद के साथ कहा। कोई बात नहीं, व्यवसाय महत्वपूर्ण है, तुम जाओ। काव्या वर्मा उल्लेखनीय रूप से विचारशील थीं। यहाँ मौका है। ये भोजन, क्या मुझे नहीं देना चाहिए? मैंने सबसे ज्यादा काम किया। रोहन मल्होत्रा ने विरोध करने के लिए मुंह खोला। ऐसा करो, मेरे साथ चलो, बस हमारे साथ शामिल हो जाओ, और हम तुम्हें एक बड़ा भोजन करवाएंगे। प्रियंका राव ने रोहन मल्होत्रा की नाराजगी को देखते हुए आधे मजाक में उनसे कहा। छोड़ो, मैं याद रखूंगा कि तुम मुझ पर यह भोजन बकाया हो, रोहन मल्होत्रा ने कमजोरी से हाथ हिलाते हुए कहा।
परफेक्ट, तो तुम याद रखो, प्रियंका राव ने होंठ सिकुड़ते हुए कहा। तीनों प्रियंका राव के घर से निकले, उन्होंने दरवाजा बंद किया और जल्दी कदमों के साथ लिफ्ट की ओर दौड़ी। दरअसल यह अच्छा है कि वह चली गईं, मैं काव्या वर्मा के साथ कुछ समय अकेले बिता सकता हूँ। रोहन मल्होत्रा ने यह अपने मन में सोचा और काफी खुश महसूस किया। लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाते, काव्या वर्मा का फोन भी बजा। मजाक कर रहे हो, तुम्हें भी कुछ काम है? रोहन मल्होत्रा ने मदद नहीं कर सके और बोले। मेरे पास ये नंबर सेव नहीं है। काव्या वर्मा ने अपने फोन पर नजर डाली। मैं इसे उठाती हूँ, शायद सल्स का हो। ये सुनकर रोहन मल्होत्रा को थोड़ी राहत महसूस हुई। मैं किससे बात कर रही हूँ? काव्या वर्मा ने कॉल उठाया और कुछ ही सेकंड में उनकी आंखें चमक उठी। जॉब इंटरव्यू आज दोपहर 1 बजे, ट्रेनिंग लेक्चरर की स्थिति के लिए। ठीक है ने रोहन मल्होत्रा के रोंगटे खड़े कर दिए। शनिवार को इंटरव्यू? ये किस तरह की कंपनी है? ट्रेनिंग कंपनी? क्या ये वही नहीं है जैसी नितिन मिश्रा, उस मोटे की थी? मुझे ट्रेनिंग कंपनियों से नफरत है। रोहन मल्होत्रा ने अपने मन में बड़बड़ाया। मुझे वाकई खेद है, मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना है। काव्या वर्मा ने फोन रखा, थोड़ा शर्मिंदा दिखते हुए। उनकी आंखें माफी से भरी थीं। ये काफी दूर है, मुझे अभी जाना होगा। तुम्हें पहले कुछ खा तो लेना चाहिए। रोहन मल्होत्रा अभी भी उम्मीद बनाए हुए थे। नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। मैं हाल ही में डाइट पर हूँ, मैं दोपहर का भोजन छोड़ सकती हूँ। फिर मिलते हैं। काव्या वर्मा ने मुस्कुराते हुए माफी मांगी और अपने घर की ओर दौड़ गईं। रोहन मल्होत्रा अवाक रह गए। उन्होंने वहां देखा, प्रियंका राव अभी लिफ्ट में चढ़ी थी और यहाँ काव्या वर्मा ने अभी अपना दरवाजा बंद किया था। वह सारी सुबह मजदूर की तरह काम करते रहे और ये था उनका दुखद इनाम। निराश मन से रोहन मल्होत्रा उदास होकर अपने घर लौट आए। भूख से बेहाल उन्होंने मेज पर एक पकौड़ा देखा जिसे कुछ ही बार काटा गया था और कुछ ठंडी लस्सी। उनका नाश्ता। इतनी भूख लगी है, रोहन मल्होत्रा कराहने से खुद को रोक नहीं सके और पकौड़े की ओर बढ़े, मुंह चौड़ा किया और जोर से काटने वाले थे। तभी एक रिंगटोन बजी, इस बार उनके अपने फोन से। अरे, ये सारे कॉल एक साथ क्यों आते हैं? रोहन मल्होत्रा ने नंबर देखा। अनजान, अगर तुम कुछ बेच रहे हो तो तुम गए। रोहन मल्होत्रा ने धमकी भरे लहजे में बड़बड़ाया और जवाब बटन दबाया, फोन को अपने कान के पास लाया। हेलो। फोन के दूसरी ओर एक महिला की आवाज थी जो काफी परिचित लग रही थी। क्या ये रोहन मल्होत्रा हैं? हाँ, मैं हूँ। आप सुपरवाइजर जोशी हैं? रोहन मल्होत्रा ने आखिरकार आवाज को पहचान लिया। ये वंदना जोशी की आवाज थी। क्या आपके पास अभी समय है? मैं आपको कॉफी के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। वंदना जोशी की आवाज शांत थी। वह मुझे कॉफी के लिए आमंत्रित करना चाहती हैं। रोहन मल्होत्रा की आंखें हल्के से चमकी, फिर वह मुस्कुराए। ठीक है, जगह बताएं। उत्तर मुख्य मार्ग, द्वीप कॉफी। मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगी। वंदना जोशी ने पता दिया। बढ़िया, मैं अभी आता हूँ। रोहन मल्होत्रा ने सहमति दी। फोन रखने के बाद रोहन मल्होत्रा ने सोचा, जाल। शायद ही, लेकिन वह निश्चित रूप से मुझसे कुछ जानकारी निकालना चाहती हैं। संयोग से मैं भी। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए। ये कॉफी का कप काफी दिलचस्प लगता है। अध्याय 37, वंदना जोशी की मुलाकात। रोहन मल्होत्रा वादे के अनुसार पहुंचे और उत्तर विहार मार्ग पर द्वीप कॉफी को आसानी से ढूंढ लिया। ये चेन स्टोर अपने उष्णकटिबंधीय सजावट के साथ छोटे मोटे पूंजीपतियों और जोड़ों का पसंदीदा था, इसलिए इसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। रोहन मल्होत्रा दुकान में टहलते हुए अंदर गए और तुरंत खिड़की के पास बैठी वंदना जोशी को देख लिया। वंदना जोशी ने भी उन्हें देखा और हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह उनके पास आएं। जैसे ही रोहन मल्होत्रा उनके पास गए, उन्हें आश्चर्य हुआ कि आज की वंदना जोशी कुछ अलग दिख रही थी। उन्होंने अपने पेशेवर परिधान नहीं पहने थे, बल्कि इसके बजाय स्पोर्ट्सवेयर पहना था। ऊपरी हिस्सा सफेद था जिसमें लाल किनारी थी और उन्होंने चमकीले लाल स्वेटपैंट्स पहने थे, साथ में छोटे, बर्फ जैसे सफेद स्नीकर्स थे। उनकी मुद्रा सुंदर थी। रोहन मल्होत्रा ने देखा कि वंदना जोशी की जैकेट की जिप छाती पर दब रही थी, जिससे हल्की गोरी त्वचा और आकृति की झलक दिख रही थी। उनके वर्तमान स्पोर्टी और स्वस्थ आभामंडल के साथ, वह उस वंदना जोशी से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी, जिन्हें वह पहले जानते थे। यहाँ तक कि रोहन मल्होत्रा को भी लगा कि वह देखने में काफी मनमोहक थी। आप क्या पीना चाहेंगे? यहाँ का मोचा काफी अच्छा है, वंदना जोशी ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया जब रोहन मल्होत्रा बैठ गए। शायद यह उनकी मुखर होने की आदत थी, लेकिन उनके सुझाव में अभी भी एक मजबूत महिला की विशिष्ट दृढ़ता का हल्का संकेत था। हालांकि उनकी परिपक्व आचरण के साथ मिलकर ये पुरुषों में जीतने की इच्छा को उकसाता था। मैं आसान हूँ, चून की लीडर ने सिफारिश की है, मैं मोचा लूंगा। ओह, और साथ ही मुझे एक हिस्सा। नहीं, दोनों तिरामिसू और चीज केक दे दीजिए, रोहन मल्होत्रा ने वेटर से कहा। वह अभी भी भूखे थे। लीडर, आप एक हिस्सा लेंगी? रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं चाहिए, वंदना जोशी ने मुस्कान लौटाते हुए जवाब दिया।
आज की वंदना जोशी मिलनसार थीं और अक्सर मुस्कुरा रही थीं, जो कंपनी में उनके सामान्य ठंडे व्यवहार से बहुत अलग था। ऑर्डर देने के बाद वेटर मुड़ा और चला गया। लीडर, आपको मुझे कॉफी के लिए आमंत्रित करने का ख्याल कैसे आया? क्या ये सम्मेलन में विभाग के लिए गौरव लाने के लिए मुझे बधाई देने के लिए है? रोहन मल्होत्रा ने बिना किसी हिचक के कहा। चूंकि वंदना जोशी मिलनसार थी, रोहन मल्होत्रा को स्वाभाविक रूप से गंभीर और संयमित होने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उनका व्यवहार और लहजा दोनों ही आरामदायक और अनौपचारिक थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष एक सामंजस्यपूर्ण संवाद की उम्मीद कर रहे थे। चतुर लोगों से बात करना हमेशा आरामदायक होता है। वंदना जोशी ने जानबूझकर मुस्कुराया। मुझे लीडर मत बुलाओ, ये कंपनी नहीं है और हम काम की बात नहीं कर रहे हैं। क्या हम अधिक अनौपचारिक संबोधन का उपयोग नहीं कर सकते? वंदना जोशी ने सुझाव दिया। जरूर, रोहन मल्होत्रा हंसे। क्या मैं आपको दीदी कह सकता हूँ? वंदना जोशी की तुलना में रोहन मल्होत्रा कुछ हद तक छोटे थे। वंदना जोशी ने इस उपनाम पर सिर हिलाया, अपनी स्वीकृति दर्शाते हुए। ये जगह अच्छी लगती है। क्या आप अक्सर यहाँ आती हैं? जब मेरे पास खाली समय होता है तो मैं दौड़ने के बाद यहाँ आकर थोड़ी देर बैठती हूँ। हा, स्वस्थ जीवन शैली। दोनों ने अनौपचारिक रूप से बातचीत की, जानबूझकर हाल के उनके टकरावों का जिक्र टालते हुए। दरअसल रोहन मल्होत्रा को व्यक्तिगत रूप से विनय गुप्ता ने प्रोजेक्ट पर रखा था, जिससे अनिवार्य रूप से उस संबद्धता का ठप्पा लग गया था, जबकि वंदना जोशी लक्ष्मण सिंह और विकास यादव के साथ थीं। वंदना जोशी की प्रारंभिक कठिनाइयां व्यक्ति से अधिक मुद्दे के बारे में थीं, क्योंकि दोनों पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे और निश्चित रूप से कोई शिकायत नहीं थी। वंदना जोशी ने शांति का प्रस्ताव रखने की कोशिश की, यह उम्मीद करते हुए कि रोहन मल्होत्रा इसे समझेंगे। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि रोहन मल्होत्रा उनकी पिछली दुश्मनी के प्रति पूरी तरह से उदासीन लग रहे थे। इस युवक का दिल समुद्र जितना विशाल था। वंदना जोशी ने मन ही मन उनकी प्रशंसा की और रोहन मल्होत्रा के प्रति उनकी पसंद बढ़ गई। बेशक रोहन मल्होत्रा को परवाह नहीं थी, वह तो वंदना जोशी की कठिनाइयों के लिए आभारी थे। उन चुनौतियों ने उन्हें अच्छा मुनाफा दिलाया था, न केवल दर्जनों अंक बल्कि 2 लाख रुपये नकद भी। दोनों बातचीत कर रहे थे। वेटर कॉफी लाया, साथ में 2 प्लेट्स में तिरामिसू और चीज केक। तो मैं शुरू करता हूँ। रोहन मल्होत्रा ने एक प्लेट उठाए और दिल खोलकर खाने लगे। वह वास्तव में थोड़े भूखे थे, दोपहर के भोजन की तो बात ही छोड़ दें, उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था और पूरी सुबह भारी शारीरिक काम किया था। आराम से, अगर यह पर्याप्त नहीं है तो और ले सकते हो, वंदना जोशी ने हंसते हुए कहा। रोहन मल्होत्रा को, जो खाना निगल रहे थे, दयालुता से याद दिलाया। वह स्पष्ट रूप से बस एक बड़ा लड़का था। वंदना जोशी उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थी, थोड़ा भावुक होकर। ये कल्पना करना मुश्किल था कि रोहन मल्होत्रा, जिन्होंने सम्मेलन में वाक्पटुता, तर्कसंगतता और सूक्ष्मता के साथ बात की थी, आत्मविश्वास से भरे हुए थे, उनका ये पक्ष भी था। वंदना जोशी उन्हें देख रही थीं। ये रोहन मल्होत्रा, वास्तव में, नापसंद करना मुश्किल था। वंदना जोशी को रोहन मल्होत्रा के खिलाफ कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं थी। एक वर्कहोलिक के रूप में, उन्होंने भीड़ को चकाचौंध करने पर उनकी प्रशंसा की थी, और अब उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति काफी मनोरंजक लग रही थी। इस बार आपको बुलाने का कारण वास्तव में बस एक अनौपचारिक बातचीत के लिए था। आप अब कुछ दिनों से प्रोजेक्ट पर हैं, आपको कैसा लग रहा है? क्या आप विक्रम और बाकियों के साथ अच्छे से घुल मिल रहे हैं? भले ही उन्हें रोहन मल्होत्रा के बारे में ठीक लग रहा था, वंदना जोशी ने इस यात्रा के उद्देश्य को नहीं भूला था, क्योंकि उन्होंने बातचीत को इच्छित विषय की ओर मोड़ने की कोशिश की। बुरा नहीं, हर कोई काफी अच्छा है। रोहन मल्होत्रा ने वंदना जोशी की ओर मुस्कुराया। दीदी जोशी भी अच्छी हैं और बहुत सुंदर। चापलूस, वंदना जोशी हंसने और डांटने से खुद को रोक नहीं सकी। ऐसे हैंडसम युवक से तारीफ सुनकर वंदना जोशी को वास्तव में काफी खुशी महसूस हुई। अविश्वसनीय रूप से, वंदना जोशी को किसी से तारीफ सुने हुए काफी समय हो गया था। लक्ष्मण सिंह सत्ता के प्रति उत्सुक थे और इसके प्रभाव से डरते थे, उनके प्रति तेजी से दूर और ठंडे होते जा रहे थे। कंपनी में लोग केवल एक निर्णायक, सक्षम और दबंग करियर महिला को देखते थे। लक्ष्मण सिंह के साथ उनके रिश्ते के कारण वे उनके साथ मजाक करने की हिम्मत भी नहीं करते थे। वंदना जोशी भी एक महिला थी, वह सराहना चाहती थी, न कि अकेले में खुद की प्रशंसा करने की। रोहन मल्होत्रा अलग थे, जिस क्षण से वह अंदर आए, वह उनकी तारीफ करते और सराहना करते, उनकी नजरें स्वाभाविक और बिना छिपी हुई थीं। वंदना जोशी को यह एहसास वास्तव में बहुत पसंद था, और इसके साथ ही रोहन मल्होत्रा के प्रति उनकी पसंद अवचेतन रूप से बढ़ गई। हाल ही में काम या जीवन में कोई कठिनाई तो नहीं आई? वंदना जोशी ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप अभी आए हैं, आपको शायद एहसास हुआ होगा, हमारा प्रोजेक्ट। दीदी जोशी, क्या आप केवल काम की ही बात करती हैं? रोहन मल्होत्रा जोर से हंसे। वंदना जोशी की बात को बीच में काटते हुए और मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने सोचा था कि आप मुझे किसी और चीज से फंसाने की कोशिश करेंगी।
वंदना जोशी चौंक गईं। वास्तव में वह काम के प्रति जुनूनी थी और अनजाने में फिर से इसे उठा लिया। अन्य विषय। वंदना जोशी को अचानक एहसास हुआ कि वह अन्य विषयों में अच्छी नहीं थी। साथ ही रोहन मल्होत्रा के शब्दों का चयन अजीब था। जाल बिछाना। ऐसा लग रहा था जैसे वह शुरू से ही वंदना जोशी के कदम का इंतजार कर रहे थे। वंदना जोशी को अचानक पता चला कि यह धूप में चमकता बड़ा लड़का वास्तव में बहुत चालाक था। चलो आपके बारे में बात करते हैं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपकी पसंद, जिस व्यक्ति को आप पसंद करती हैं। रोहन मल्होत्रा ने सिर उठाया, उनकी आंखें शरारती थीं। चलो श्री सिंह के बारे में बात करते हैं। वंदना जोशी की मुस्कान जम गई। रोहन मल्होत्रा के अचानक सीधेपन ने उन्हें चौंका दिया। कुछ ही शब्दों में सीधे दिल में चुभन वंदना जोशी की लय को अस्त व्यस्त कर दिया। वंदना जोशी की भौहें हल्के से सिकुड़ी, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे अपनी कॉफी का कप नीचे रखा। इसके बजाय मेरे बारे में बात करें। रोहन मल्होत्रा ने वंदना जोशी के चेहरे के भावों को नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराते हुए जारी रखा। उदाहरण के लिए, चलो मेरे और विनय गुप्ता के रिश्ते पर चर्चा करें और इस प्रोजेक्ट में आने के मेरे असली मकसद क्या हैं। अध्याय 39। तुम्हें एक रहस्य बताना। वंदना जोशी अचानक स्तब्ध रह गईं। रोहन मल्होत्रा वास्तव में ऐसे बात कर रहे थे, ये अनियंत्रित रूप से। वंदना जोशी ने लक्ष्मण सिंह के निर्देशों को याद किया, चुपके से यह गणना करते हुए कि रोहन मल्होत्रा से जानकारी कैसे निकाली जाए। बेशक ये सभी क्षणभंगुर विचार थे। अचानक रोहन मल्होत्रा खड़े हो गए, आगे झुके और करीब आ गए। वंदना जोशी उनकी इस अचानक हरकत से चौंक गईं। इसके बाद उन्होंने देखा कि रोहन मल्होत्रा शरारती मुस्कान के साथ उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखें वास्तव में काफी आकर्षक थीं, यहां तक कि करिश्माई थीं। इस दूरी पर रोहन मल्होत्रा की सांसें सुनाई दे रही थीं। किसी अज्ञात कारण से वंदना जोशी का दिल तेजी से धड़कने लगा और उनके गाल हल्के से लाल हो गए। क्या तुम इतने करीब क्यों आ रहे हो? वंदना जोशी हकलाते हुए बोली। वह भोली लड़की नहीं थी जो कभी थी, फिर भी उस पल में वह अपने मन को डगमगाने से नहीं रोक सकी। वंदना जोशी भले ही 30 की उम्र में थी, लेकिन उन्होंने खुद को अच्छी तरह से बनाए रखा था। उनकी त्वचा तनी हुई और नाजुक थी, सफेद चीनी मिट्टी की तरह चिकनी और बेदाग। उनकी बादाम जैसी आंखें पानीदार थीं, अब जिनमें हल्की घबराहट झलक रही थी। रोहन मल्होत्रा के शरारती विचार हवा में गायब हो गए। वह वास्तव में सिर्फ इस महिला को छेड़ना चाहते थे। कुछ नहीं, मैं वास्तव में तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता था। मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए और वापस बैठ गए। दीदी, घबराओ मत, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम नाराज तो नहीं हो ना? रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मान लो कि मैंने बदतमीजी की। मजाक? वंदना जोशी ने एक हाथ अपनी छाती पर रखा, हल्के से सांस लेते हुए। वह बहुत नाराज थी जब उन्होंने रोहन मल्होत्रा की ओर गुस्से से देखा। उन कारणों से नाराज थी जिन्हें वह समझा नहीं सकी। हालांकि अपनी नाराजगी के बीच उन्हें हल्की सी शर्मिंदगी महसूस हुई, एक अवर्णनीय एहसास। तुम वाकई नाराज तो नहीं हो ना? दीदी, मेरे दिल में तुम हमेशा उदार रही हो। रोहन मल्होत्रा ने जल्दी से कहा, लेकिन महसूस किया कि वंदना जोशी और भी नाराज लग रही थी, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में विषय बदल दिया। ऐसे कैसे? अपनी पहले की बदतमीजी की भरपाई के लिए। मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो मैंने किसी को नहीं बताया अभी। ये छोटा शैतान, क्या वह वाकई डरता है कि मैं नाराज हूं? रोहन मल्होत्रा के चेहरे को देखते हुए वंदना जोशी को अचानक हंसने की इच्छा हुई। वह वाकई चाहती थी। उनका गुस्सा और शर्मिंदगी पल भर में गायब हो गई। रोहन मल्होत्रा, वाकई एक ऐसा छोटा शैतान जिससे नाराज रहना असंभव था। बोलो, अगर यह मुझे संतुष्ट नहीं करता तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वंदना जोशी का चेहरा अभी भी गंभीर था, हालांकि उनका रवैया बदल गया था। रोहन मल्होत्रा ने राहत की सांस ली, अब और जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने अपनी कॉफी का कप उठाया और धीरे धीरे एक घूंट लिया, वंदना जोशी को भी सांस लेने का मौका देते हुए। दरअसल मैं विनय गुप्ता को कुछ ही दिनों से जानता हूं। रोहन मल्होत्रा ने अपनी कॉफी का कप नीचे रखा। एक हफ्ते पहले मुझे नहीं पता था कि विनय गुप्ता कौन है और न ही मेरा उनसे कोई संपर्क था। रोहन मल्होत्रा के शब्दों ने वंदना जोशी के दिल को हिलाया। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारा विनय गुप्ता के साथ पहले कोई संबंध नहीं था और न ही कोई संपर्क हुआ था? हाँ, क्या वह अपनी पृष्ठभूमि का खुलासा करने वाला है? वंदना जोशी अंदर से बहुत उत्सुक थी लेकिन सतह पर शांत रहीं। हाँ, वंदना जोशी ने जानबूझकर तिरस्कार किया। क्या यही वह रहस्य है जो तुम मुझे बता रहे हो? इसके अलावा ये रहस्य बेकार लगता है और बहुत संभावना है कि झूठा है। ओह, विनय गुप्ता सेंट्री निर्माण के महाप्रबंधक हैं, उनके पास शक्ति, दर्जा और पद है। मैंने सुना है कि जिस दिन तुम आए वह खुद तुम्हारा स्वागत करने नीचे गए। अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुम उन्हें नहीं जानते, तुम्हारा उनसे कोई संबंध नहीं है, और फिर उन्होंने अपनी पहल पर एक महत्वपूर्ण अतिथि का स्वागत किया। तुम्हारी क्या पृष्ठभूमि है? वंदना जोशी ने जानबूझकर पूछा।
रोहन मल्होत्रा, शायद उनका निगम के साथ कोई संबंध है। वंदना जोशी ने इस कथित युवा व्यक्ति को चुपके से फिर से आंका। कभी वह दबंग होता था, कभी बहुत स्पष्टवादी, और कभी छोटे शैतान की तरह शरारती। इतने युवा होने के नाते उनके लिए निगम में कोई महत्वपूर्ण पद होना असंभव था, बल्कि ये बहुत संभव था कि वह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के विश्वासपात्र थे। वंदना जोशी सब अनुमान लगा रही थी, उन्हें नहीं पता था कि सूर्यवंश समूह के भीतर एक रहस्यमयी और अप्रत्याशित विभाग था। मेरे और विनय गुप्ता के बीच का संबंध वह रहस्य नहीं है जो मैं खोलना चाहता हूँ। जो मैं कहना चाहता हूँ वह मेरी पहचान से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य है। रोहन मल्होत्रा ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए रहस्यमयी ढंग से बोला। बोलते हुए वह फिर से आगे झुके। वंदना जोशी चौंक गईं, सोच रही थी कि वह फिर से उनके करीब आने वाले हैं। लेकिन रोहन मल्होत्रा बस आगे झुके ताकि झांक सकें। वंदना जोशी को गुस्सा महसूस होने से रोक नहीं सकी। ये छोटा शैतान फिर से जानबूझकर उन्हें छेड़ रहा था। अगर तुम्हें कहना है तो जल्दी बोलो। वंदना जोशी ने उनकी ओर गुस्से से देखा। रोहन मल्होत्रा ने चुपके से इधर उधर देखा और फिर वंदना जोशी को अपने हाथ से इशारा किया। वंदना जोशी उनकी हरकतों से थोड़ा घबरा गईं, अनिच्छा से थोड़ा आगे झुकी, अपना कान उनके करीब लाते हुए। जो रहस्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हें इसे मेरे लिए रखना होगा। तुम इसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकती। रोहन मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा। वंदना जोशी ने उन्हें इतना गंभीर कभी नहीं देखा था और खुद भी थोड़ा घबरा गईं। मैं कर सकती हूँ, उन्होंने बुदबुदाया। वह एक रहस्य के लिए वहां थी, आखिरकार अगर वह इसे पूरी तरह से अपने पास रखती तो क्या फायदा। अब वह बहुत उत्सुक थी, क्या रोहन मल्होत्रा की पहचान उनकी वर्तमान स्थिति पर प्रभाव डाल सकती थी। तुम्हें वाकई किसी और को नहीं बताना है, रोहन मल्होत्रा ने फुसफुसाया। वंदना जोशी ने थोड़ा हिचकिचाया और फिर और करीब झुकी। बस बोल दे, छोटे शैतान। वंदना जोशी ने चुपके से दांत पीसे। दरअसल रोहन मल्होत्रा की रहस्यमयी और मोहक आवाज धीरे से वंदना जोशी के कान तक पहुंची। मैं तुम्हारा बॉस हूं। क्या? वंदना जोशी को शायद स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दिया। मैं तुम्हारा भविष्य का बॉस हूं, रोहन मल्होत्रा ने फिर से गंभीरता से कहा। तुम बदमाश, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वंदना जोशी ने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा और गुस्से में भड़क उठी। वह नाराज चेहरा अब अविश्वसनीय रूप से घृणित था। क्या यही वह रहस्य था जो वह बताना चाहता था कि वह बॉस था? मैं, वंदना जोशी, तो राष्ट्रपति की पत्नी भी हो सकती हूँ। वंदना जोशी ने रोहन मल्होत्रा की ओर गुस्से से देखा, चाहते हुए कि वह उसे गाली दे सके, चाहते हुए कि वह अपनी कॉफी उठाकर रोहन मल्होत्रा के चेहरे पर जोर से फेंक दे। रोहन मल्होत्रा ने उनकी ओर मासूमियत से देखा, उन्होंने वास्तव में उनके समझौते के अनुसार एक बहुत बड़ा रहस्य उनके सामने खोला था। चाहे वह इसे माने या ना माने, कम से कम उन्होंने अपना वादा तो रखा था। ये किसी महिला को धोखा देना नहीं था। रोहन मल्होत्रा की मुस्कान बनी रही। बातचीत इस बिंदु तक पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा था कि आगे चर्चा की कोई उम्मीद नहीं थी। वंदना जोशी को लगा कि उन्होंने बस अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया था। क्या ये रहस्य प्रभावशाली नहीं है? तुम्हें क्या लगता है, अपने भविष्य के बॉस के साथ एक ही पक्ष में खड़े होने पर विचार करना चाहेंगी? रोहन मल्होत्रा ने मजाक करना जारी रखा। पहले से ही नाराज और अब छेड़े जाने पर वंदना जोशी ने अपनी कॉफी का कप उठा लिया, उनके दांत पीस रहे थे। उनके कलाई के एक झटके के साथ कॉफी रंग का तरल हवा में एक चाप बनाते हुए सीधे एक चेहरे पर जा गिरा। वंदना जोशी ने हैरानी से चीख मारी, अपने चेहरे पर लगी कॉफी को उन्मत्त रूप से पोंछते हुए। फेंका गया कप रोहन मल्होत्रा की कॉफी का था, लेकिन फेंकने वाला रोहन मल्होत्रा नहीं था। रोहन मल्होत्रा ने हैरानी से अपने बगल में देखा, एक मध्यम आयु की महिला, लगभग 180 किलोग्राम की, जो न जाने कहां से प्रकट हो गई थी। उस पल में वह मोटी महिला उनका कप पकड़े हुए थी। वंदना जोशी, तुम बेशर्म औरत, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। महिला ने वंदना जोशी की ओर इशारा किया और जोर से गाली दी। अध्याय 40, असली पत्नी का हमला। रोहन मल्होत्रा ने अपने सामने खड़ी मोटी आंटी को आश्चर्य से देखा, उनकी वास्तविक उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, उनका चेहरा उग्र और जिद्दी था। उनके पीछे 3 पुरुष उछलकर सामने आए, मोटा, लंबा, बदसूरत जैसे 3 रक्षक। उनकी विशिष्ट दिखावट ऐसी थी कि कोई भी उन्हें देखकर भूल नहीं सकता। इन तीनों पुरुषों का चेहरा खूंखार था, प्रत्येक ने अपनी आस्तीनें चढ़ा रखी थी, किसी भी पल लड़ाई शुरू करने को तैयार। तुम बेशर्म औरत, घर तोड़ने वाली, बदबूदार रखेल। श्रीमती पांडे गुस्से में बड़बड़ाईं, उनकी बातें मशीन गन की तरह तेज थीं। पॉप पॉप बिना रुके, क्योंकि उन्होंने अपनी मूली जैसी उंगलियों को वंदना जोशी की नाक के सामने लहराते हुए गाली दी। तुम आखिर हो कौन? अपने चेहरे से कॉफी पोंछते हुए वंदना जोशी ने गुस्से में जवाब दिया। ओह, तो तुम किसी के पति को लुभाती हो और तुम में हिम्मत है मुझसे पूछने की कि मैं कौन हूं? श्रीमती पांडे ने अपने पंजे लहराए और वंदना जोशी को पकड़ने के लिए झपटी।
वंदना जोशी चीखीं और पीछे हटी। श्रीमती पांडे का बढ़ता हुआ हाथ झटकते हुए, मुझे मत छू। श्रीमती पांडे उन्हें पकड़ने में नाकाम रहीं और उनकी आंखें गुस्से से गोल हो गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की? महेश, मुकेश, मयंक, तुम यहाँ किस लिए हो? क्या मैंने तुम तीनों को सिर्फ तमाशा देखने के लिए बुलाया था? जाओ, इसके कपड़े फाड़ दो, इसका मुंह चीर दो। श्रीमती पांडे ने पूरी ताकत से चिल्लाया, परिणामों की परवाह किए बिना। कॉफी शॉप में हर कोई देखने के लिए मुड़ा। कुछ लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, आपस में फुसफुसाते हुए। लड़ाई किस बात की है? पता नहीं, लगता है एक पत्नी ने अपने पति की रखेल को पकड़ लिया, यह मजेदार होने वाला है। दर्शकों के बीच की बातचीत उत्साहित थी। वेटर और मैनेजर जल्दी से वहां पहुंचे। कृपया कोई लड़ाई नहीं, बातचीत से हल करें। यह एक कॉफी शॉप है, कृपया यहाँ हंगामा न करें, यह हमारे सामान्य व्यवसाय को प्रभावित करता है। मैनेजर ने चिल्लाया। वह जैसे ही पास आया, उसे लंबे पुरुष ने रोक दिया। लंबे पुरुष का चेहरा भयानक था, उसकी शर्ट खुली हुई थी, जिसमें गरुड़ और शेर के टैटू का एक विस्तार दिखाई दे रहा था। वहीं रुको, हिलना मत। लंबे पुरुष ने मैनेजर की नाक की ओर इशारा किया और भयंकर धमकी दी, अपने काम से काम रखो और पुलिस को मत बुलाओ, वरना बाद में यहाँ मुसीबत होगी। अगर तुम्हें समझदारी है तो चुपचाप बैठ जाओ, हम जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। अगर कुछ टूटता है तो कोई ना कोई भुगतान करेगा। कॉफी शॉप के मैनेजर ने बोलने की कोशिश की लेकिन कुछ निकला नहीं। लंबे पुरुष की आंखें डरावने ढंग से चमकी, उसने अपनी शर्ट झटकी और अपनी कमर पर उभरे हुए कुछ को थपथपाया, जिसका अंदाजा नहीं था। डर कर मैनेजर और वेटरों के चेहरे राख की तरह हो गए और उन्होंने कोई आवाज नहीं की। श्रीमती पांडे की डांट पर बाकी दो पुरुष मोटा और बदसूरत वंदना जोशी की ओर दौड़े। अचानक एक पैर बढ़ा और मेज पर जोर से लात मारी। चीखने की आवाज के साथ मेज वंदना जोशी के सामने खिसक गई, दोनों पुरुषों को रोकते हुए। रोहन मल्होत्रा आराम से सामने आए, शांति से दोनों पुरुषों को देखते हुए। अगर कोई समस्या है तो बात करें, हिंसा की कोई जरूरत नहीं। रोहन मल्होत्रा ने गहरी आवाज में कहा। तू कहां से आया? हट जा। मोटा पुरुष दौड़कर आया, रोहन मल्होत्रा की नाक पर मुक्का मारने का लक्ष्य बनाते हुए। जैसे ही मोटे पुरुष ने अपना मुक्का घुमाया, कमरे में सांसें थम गईं। ऐसा विशाल आदमी, उसका मुक्का कटोरे जितना बड़ा, उस नाजुक युवक को मारने के लिए तैयार। कोई मरने वाला है। कॉफी शॉप का मैनेजर पीला पड़ गया। जल्दी जल्दी किसी को बुलाओ। ये त्रासदी में खत्म होने वाला था। पुलिस को बुलाओ। इसके लिए समय नहीं है। वेटर घबराहट में इधर उधर भागा, अपने फोन को टटोलते हुए। मैनेजर को लगभग इच्छा हुई कि वह अपने बेवकूफ अधीनस्थ को जमीन पर लात मार दे। कौन सी पुलिस? एम्बुलेंस बुलाओ। श्रीमती पांडे और लंबे पुरुष ने ठंडी मुस्कान दिखाई। अपनी नाक वहां घुसा रहा है जहां नहीं चाहिए, हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। आज जो कोई भी वंदना जोशी की मदद करने की हिम्मत करेगा, वह अस्पताल की सैर मांग रहा है। केवल वह बदसूरत पुरुष कुछ हद तक अनिच्छुक लग रहा था। वंदना जोशी ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। रोहन मल्होत्रा का उनकी मदद के लिए बीच में आना उन्हें कृतज्ञता से भर गया था। लेकिन वह अब उस दुखद और खूनी दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी जो होने वाला था। रक्तकमल, युद्ध तकनीकों को खोजो। जैसे ही रोहन मल्होत्रा ने मोटे पुरुष को हिलते देखा, उन्होंने धीमी आवाज में बुदबुदाया। पल भर में रक्तकमल ने सबसे संक्षिप्त और प्रभावी युद्ध चालों को उनके दिमाग में अंकित कर दिया। गेमिंग के दौरान रोहन मल्होत्रा ने विश्लेषण किया था कि जितनी जल्दी वह अपने प्राप्त ज्ञान या जानकारी का उपयोग करते हैं, उतना ही वह स्वयं एक उत्तेजित अवस्था में होते हैं, जो न केवल दिमाग पर लागू होता है बल्कि मांसपेशियों और तंत्रिका प्रतिक्रियाओं पर भी। संक्षेप में एक वाक्य, अंतिम क्षण में तैयारी करना वास्तविक युद्ध में सबसे प्रभावी होता है। थप थप थप, मुखों की मांस से टकराने की आवाज, फिर एक शरीर के जमीन पर गिरने की भारी आवाज, जिसने पूरे हॉल को हिला दिया। वंदना जोशी ने डर से अपनी आंखें खोलीं। रोहन मल्होत्रा अभी भी वहां खड़े थे, उनका पतला शरीर भाले की तरह सीधा, एक पैर उठा हुआ, नीचे मोटे पुरुष पर रखा हुआ। वह जीत गया। वंदना जोशी स्तब्ध रह गईं। आसपास के दर्शक अवाक। फोन पकड़े वेटर और मैनेजर के चेहरों पर अविश्वास का भाव था। श्रीमती पांडे, लंबा पुरुष, बदसूरत पुरुष, वे सभी हक्के बक्के रह गए। महज 2 सेकंड में एक नाजुक और गोरे दिखने वाले युवक ने एक चौड़े और भारी भरकम आदमी को गिरा दिया। ये कैसे संभव हो सकता है? रोहन मल्होत्रा ने लापरवाही से एक कुर्सी खींची और मोटे पुरुष के ऊपर रख दी, जिसने उसके भारी शरीर को बिना मांस को कुचले पूरी तरह से दबा लिया। फिर रोहन मल्होत्रा कुर्सी पर बैठ गए, उनका पैर मोटे पुरुष की जांघ पर दबा हुआ था, जो उसकी कमर से केवल कुछ इंच दूर था। दूसरे भाई, श्रीमती पांडे ने चीखते हुए वास्तविकता में वापसी की। लंबे पुरुष ने अचानक एक कुर्सी पकड़ी और आगे बढ़ा, उसे गोल गोल घुमाते हुए। हिलना मत। रोहन मल्होत्रा ने लंबे पुरुष की ओर देखा, अपने पैर से दबाया, और मोटा पुरुष तुरंत सुअर की तरह चीखने लगा। लंबे पुरुष की हरकत रुक गई।
वह स्थिति को बचाना चाहता था, लेकिन उसे अपने भाई की भविष्य की पीढ़ियों की चिंता करनी थी। बस ऐसे ही रोहन मल्होत्रा ने एक मेज, एक कुर्सी और एक बंधक मोटे पुरुष की मदद से वंदना जोशी को अपने पीछे किसी भी मुसीबत से बचा लिया। रोहन मल्होत्रा की पीठ को देखते हुए वंदना जोशी को पहले जो तनाव और डर महसूस हुआ था, वह धीरे धीरे शांत होने लगा। यह एक भरोसेमंद आकृति थी, भले ही उसका शरीर मजबूत नहीं लगता था। इस पल में वंदना जोशी को रोने की इच्छा हुई, जो हमेशा से चाहती थी कि कोई उनके लिए जीवन के तूफानों से आश्रय और सुरक्षा प्रदान करे। फिर भी वह केवल उनके सपनों में था। उनका प्यार उनके मूल्य जितना महत्वपूर्ण नहीं था कि वह उनकी परवाह करे। इसका हिसाब करते हैं, ठीक है? रोहन मल्होत्रा ने श्रीमती पांडे की ओर सीधे देखा। तुमने किसी पर कॉफी क्यों फेंकी, गाली क्यों दी और फिर हमला करने की कोशिश क्यों की? तुम्हारा तर्क क्या है? श्रीमती पांडे ने रोहन मल्होत्रा को जहरीली नजरों से देखा, फिर उनके पीछे वंदना जोशी को। अचानक वंदना जोशी का चेहरा बदल गया। उन्हें पता चल गया कि यह मोटी महिला कौन थी। छोटी चुड़ैल, तुम काफी कुछ हो। हमारे परिवार के लक्ष्मण सिंह को लुभाना एक बात है, लेकिन अब तुमने एक सुंदर लड़के को भी पकड़ लिया। श्रीमती पांडे गुस्से में थी, वंदना जोशी की ओर इशारा करते हुए। लक्ष्मण सिंह, ये लक्ष्मण सिंह की पत्नी है। अब रोहन मल्होत्रा की बारी थी हक्के बक्के रहने की। उन्होंने विक्रम चौधरी, सौरभ मिश्रा और यामिनी से वंदना जोशी और लक्ष्मण सिंह के बीच के कांड के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि असली पत्नी दरवाजा खटखटाने आएगी। ये बूढ़ी दिखने वाली आंटी कैसे लक्ष्मण सिंह की सुसंस्कृत दिखने वाली पत्नी हो सकती है? रोहन मल्होत्रा को यकीन नहीं हुआ। इसके अलावा उनके हस्तक्षेप ने अनजाने में दुश्मन की सहायता कर दी थी। अब क्या करना है?